अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो क्लास है इसमें HTML, CSS, PHP और SQL जो लैंग्वेजेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हुई हैं उसको डिटेल के साथ जो है वो हम देखेंगे कि कैसे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं PHP के वो किस तरह से काम करते हैं। HTML के अंदर जो डिफरेंट हम चीज़ें लगाते हैं लाइक टेबल्स लगाते हैं या बटन्स लगाते हैं, कोई भी लिंक यूज़ करते हैं तो उसके पीछे जो कोड होता है वो कैसे काम करता है। इसी तरह से जो PHP है वो किस तरह से डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है, डेटा को वहाँ से रीड करके लाना या डेटाबेस को भेजना, HTML पेज से लेकर डेटाबेस में उसको सेव करना, ये सारे काम PHP कैसे करती है, इसको जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो की जो है वो तकरीबन 3 पार्ट्स हैं, 3 पोर्शंस हैं। ये वीडियो एक ही होगी, लेकिन इसमें 3 चीज़ों यानी 3 स्टेप्स में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा HTML के बारे में बताऊँगा कि HTML जो है वो किस तरह से काम करती है। देखें, जो हमारे पास HTML है ना, वो ये हमारे पास अगर एक ब्राउज़र है, तो जो ब्राउज़र है उसके अंदर हमने अगर कोई भी चीज़ प्लेस करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उसको, जो भी चीज़ हम प्लेस करने जा रहे हैं उसको हम एक तरतीब से रखें। तो तरतीब से रखने के लिए हमने, ज़ाहिरी बात है, कोई ना कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज CSS है जो इस्तेमाल होती है, जिसमें हम जो भी चीज़ जहाँ पे भी रख रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी चीज़ को यहाँ पे रखना है तो हम उसको बताते हैं कि जो है वो तुम्हारा लेफ़्ट से फासला कितना होगा, तुम्हारा ऊपर से फासला कितना होगा, तुम्हारा राइट से फासला कितना होगा और नीचे वाली बाउंड्री से तुम्हारा फासला कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसे बताते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को HTML वाले पेज पे प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं ताकि उसको प्रॉपर किसी जगह पे रख सकें। लाइक अगर एक आपने आइटम यहाँ पे रखा है, दूसरा आपने यहाँ पे रखना है, तीसरा आपने यहाँ पे रखना है, तो ये इनके दरमियान में ये जो फासला छोड़ना है ये हमें बताना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो फ्रेमवर्क अब इस्तेमाल किया है यानी बना बनाया CSS का कोड, वो बूटस्ट्रैप कहलाता है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनकी मदद से हम इस स्क्रीन के अंदर या ब्राउज़र के अंदर ये जो पूरी जगह है ब्राउज़र के अंदर वाली, लाइक यहाँ से लेकर इस कोने तक और इसी तरह से इस कोने से लेकर इस कोने तक, ये पूरी जगह को जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? हम जो है वो इसके अंदर बॉक्सेस बना देते हैं। बॉक्सेस किस तरह से हम बनाते हैं कि लाइक अब ये एक बड़ा ब्राउज़र है तो इसके अंदर हम ये एक बॉक्स बना देंगे। अब ये एक बॉक्स बन गया। अब हमने इस बॉक्स के अंदर अगर लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ें मेंटेन करनी है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स बना देते हैं, इतना सा। अब ये जो बॉक्स बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें रखनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर मज़ीद एक और बॉक्स बनाएँगे और मिसाल के तौर पे इतना सा, और दूसरी चीज़ जो इससे नीचे रखनी है उसके लिए हम यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेंगे। अब ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस बॉक्स के अंदर आपको मज़ीद कुछ और चीज़ें रखनी है तो हम इस तरह से 3 बॉक्सेस और बना लेते हैं या 4 बॉक्सेस जो है वो हम और बना सकते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम एक ही पेज पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैनेज करने के लिए मल्टीपल बॉक्सेस बनाते हैं, ये चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर जो हैं वो बड़ी आसानी से बन जाती हैं डिव्स को इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो बॉक्स है ये डिव कहलाता है। तो डिव को जब हम डिज़ाइन बताना चाह रहे हों तो हमें उसे क्लास बतानी पड़ती है। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा करके दिखाता हूँ। हमने एक फ़ोल्डर बना लिया अपने ज़ैम्प के अंदर, htdocs वाले फ़ोल्डर के अंदर, जिसका नाम हमारे पास है टेस्ट। और ये जो फ़ोल्डर है इसके अंदर हमने कोई भी फ़ाइल फ़िलहाल नहीं रखी हुई। एक मिनट, ये फ़ाइल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये फ़ोल्डर है टेस्ट और इसके अंदर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, और यही फ़ोल्डर मैंने ओपन किया हुआ है अपने पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड के अंदर। ये आपने काइंडली याद रखना है कि जितने भी आपके पास कोड की फाइल्स हैं ना, उन सबको इकट्ठा ओपन करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप जो है वो, जब आप VS कोड ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह से विंडो नज़र आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे आपने ये ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपका वो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ज़ैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, जिस नाम से भी वो फ़ोल्डर है उसको ओपन करके यहाँ सिलेक्ट फ़ोल्डर पे आपने क्लिक करना है, तो वो फ़ोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये स्टार्ट विंडो आएगी। स्टार्ट विंडो को बेशक या वेलकम विंडो को आप क्लोज़ कर दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टेस्ट वाला फ़ोल्डर है जो ओपन हो चुका है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं CSS को, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को HTML के अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए। सो लेट्स से ये हमारे पास एक न्यू फाइल मैं बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ index.php। ये मैंने फाइल एक बना ली और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड।
ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं अपने इंटरनेट ब्राउज़र में वापस जाता हूँ और ज़ैम्प जो है वो मेरा चल रहा है, ठीक है, सॉरी, ज़ैम्प जो है वो मेरा रनिंग में है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। तो ये हमारा जो पेज है वो अब हमारे पास सक्सेसफुली चल रहा है। अब इसमें मिसाल के तौर पे अब ये हमने पेज तो बना लिया। अब इस पेज के अंदर हमने एक काम ये करना है कि सबसे पहले HTML का पेज बनाना है। अब HTML का पेज बनाने के लिए हमें टैग्स लगाने पड़ते हैं। तो हम ये HTML का टैग लगाएंगे और ये /HTML का टैग हम बंद करेंगे। याद रखिएगा टैग्स हमेशा जो है वो जोड़े में होते हैं। अगर कोई टैग ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा और क्लोजिंग टैग से पहले / का निशान लगाया जाता है। फिर HTML के अंदर हम हेड का टैग लगाते हैं। अब जो हेड का टैग इस्तेमाल होता है ये इस्तेमाल किया जाता है जब हमने किसी भी इस सफ़े पे मौजूद कोई भी चीज़ जो है वो शामिल करनी हो बाहर से। लाइक ये जो सफ़ा है, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी इस पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं देखें अगर हेड के अंदर अभी एक और भी चीज़ आपको दिखा दूं कि ये जो पेज मेरा ओपन है इसका ये जो ऊपर टैब है, इस टैब पे देखें तो इस पेज का कोई नाम नहीं आ रहा, बल्कि वो पूरा पाथ आ रहा है जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो मैं अगर यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल लिखता हूँ, टाइटल और /टाइटल करके टैग क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं बीच में लिखता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। सेव करके मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए टाइटल मेरा अब इसका चेंज हो चुका है। तो टाइटल इस तरह से चेंज किया जाता है। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई फाइल जो है वो बाहर से इंक्लूड करनी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ये मैंने गूगल में गया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा कि बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डाउनलोड। मैंने बूटस्ट्रैप डाउनलोड लिखा तो देखिए ये गेट बूटस्ट्रैप वाली भी एक हमारे पास जो है वो वेबसाइट है। उसके अलावा नीचे और भी बहुत सारी होंगी, W3 स्कूल की भी है। तो लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि या आप W3 स्कूल से देख लें या फिर आप डाउनलोड बूटस्ट्रैप या गेट बूटस्ट्रैप से कर लें। लेट्स से अगर हम W3 स्कूल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमें पूरा स्टार्टअप गाइड बताएगा कि किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। तो जैसे कि ये अब हमें बता रहा है कि गेट स्टार्टेड में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर ये ट्राई इट योरसेल्फ हम करेंगे तो ये मुझे देखिए ये बता रहा है कि बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक फ़ाइल जो है वो अपने हेड के अंदर लगानी पड़ेगी और उस फाइल का नाम है ये लिंक जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि ये लिंक वाली जो फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरे पास जो हेड का टैग है उसके अंदर मैंने पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ और दैट्स इट, मेरे पास जो बूटस्ट्रैप है वो शामिल हो चुकी है। ये तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन बूटस्ट्रैप है तो वो जहाँ पे भी आपके पास वो पड़ी हुई है वो उसका आपने यहाँ पे लिंक दे देना है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे पड़ी होती फाइल मैं बना के देता हूँ आपको bootstrap.css फॉर एग्जांपल। अगर ये bootstrap CSS की फाइल है और बॉडी और इसके अंदर हमने जो है विड्थ मिसाल के तौर पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैंने थोड़ी सी CSS की डिज़ाइनिंग की है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हमने रेड कलर अप्लाई कर दिया है पूरी बॉडी पे, यानी पूरे पेज पे हमने रेड कलर अप्लाई कर दिया है। अब ये मैंने लोकल फाइल बनाई है bootstrap.css की। तो ये फाइल अगर मैंने यहाँ पे शामिल करनी है तो बड़ा आसान तरीका है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक, फिर लिखूंगा रिलेशन। क्या रिलेशन है, ये जो फाइल मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसका क्या रिलेशन है, तो ये एक स्टाइल शीट है। तो रिलेशन में मैं लिखूंगा स्टाइल शीट href, यानी ये फाइल पड़ी किधर है। अब ये फाइल बिल्कुल इस सफ़े के साथ पड़ी है तो मुझे कोई लंबा चौड़ा नाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फाइल का पूरा नाम लिख दूंगा bootstrap.css। लेकिन अगर ये फाइल किसी फोल्डर में होती, मिसाल ये फोल्डर बना हुआ था CSS का और ये फाइल जो है वो CSS फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती इस तरह से करके, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता css/bootstrap.css। अभी मैं सेव करता हूँ। अच्छा ये वाला जो मैंने बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन लिंक उठाया था इसको मैं कट करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा ये लिंक वाला टैग मैंने क्लोज करना है और दैट्स इट। तो ये अब मेरे पास बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अब जैसे ही मैं वापस जाके अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसका जो CSS का कोड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो कि कोड में मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप जो है ये हमें चूंकि ऑनलाइन मिल रहा है तो हमें अपने पास से ये पूरी फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले हमारे पास वो फाइल लगी हुई थी ऑनलाइन वही रहने देते हैं और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे डेफिनेटली हमें कोई चीज़ भी नहीं शो होगी।
क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, और जो ऑफिशियल बूटस्ट्रैप होती है उसमें बैकग्राउंड कलर भी नहीं दिया जाता। तो दैट्स इट। अच्छा, अब हमने ये तो बूटस्ट्रैप तो लगा लिया। अब अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक div लगाता हूँ और उसको मैं क्लास असाइन करता हूँ। याद रहे कि क्लास का मतलब ये होता है कि आपने जो डिज़ाइन रखा हुआ है वो आप इस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे अब हमने क्लास, बल्कि आपको मैं एक काम और करता हूँ कि मैं आपको क्लास और आईडी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये फ़ाइल जो हमने बनाई थी ये भी हम रहने देते हैं, और जो ऑनलाइन वाली फ़ाइल है इसको फ़िलहाल हम कट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं तो ये हमारा पेज रेड आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रेड को वाइट कर देते हैं फ़िलहाल, ताकि कोई मसला ना बने। हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले यहाँ पे हमने चले एक छोटा सा लिखा हेलो, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये हेलो नज़र आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेलो जो है वो ग्रीन कलर का हो जाए। अब मैं इसको कैसे ग्रीन कलर का करूँगा? देखिए यहाँ पे मैं कोड बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ label1। नाम मैं अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे आप लिटरली लिख सकते हैं हाउ आर यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन नाम मुताबिकत रखने चाहिए जो डिज़ाइन आप बना रहे हो। तो मिसाल के तौर पे मैं डिज़ाइन का नाम देता हूँ ग्रीन लेबल, और इससे पहले मैं लगाता हूँ डॉट। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये 2 ब्रैकेट्स लगाए। ये डॉट बड़ा ज़रूरी है, ये याद रखिएगा कि नाम जो भी आप रखेंगे डिज़ाइन का, उससे पहले आपने डॉट लाजमी लगाना है। अब डॉट मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर कॉलन और आगे ग्रीन और आगे सेमी कॉलन। ये मैंने छोटा सा एक डिज़ाइन बनाया। अब ये डिज़ाइन जो ग्रीन लेबल वाला है मैंने अप्लाई करना है किस पे, इस हेलो पे। तो इजी है, मैं इस पूरे हेलो को सबसे पहले तो एक लेबल बनाऊंगा, या लेबल ना भी बनाएं आप, सिंपल एक बी टैग, बोल्ड टैग के अंदर इसको लिख लें। बोल्ड टैग इस्तेमाल करते हैं हम, और उसके अंदर हम लिखते हैं हेलो। लेकिन अब हम ये करेंगे कि हेलो को क्लास असाइन करेंगे। क्लास इज इक्वल टू ग्रीन लेबल। अब ये जो ग्रीन लेबल है इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने टैग लगाया बोल्ड का, ये ग्रीन लेबल को ढूंढेगा। अब ग्रीन लेबल जो है वो मेरे पास तो नहीं है, तो वो फ़ौरन से देखेगा कि ये जो ऊपर हमने लिंक की हुई है फाइल, इसमें तो नहीं पड़ा। तो जैसे ही वो उस फाइल के अंदर जाएगा वो देखेगा तो उसको ये ग्रीन लेबल मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ग्रीन लेबल से पहले ये डॉट लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमने ग्रीन लेबल को क्लास में बताया है कि जो बोल्ड वाला टैग है उसकी क्लास ग्रीन लेबल है। तो क्लास का मतलब ये होता है कि जो डिज़ाइन बना हुआ होगा उससे पहले डॉट लगा हुआ होगा। तो इस तरह से हमने इसको ये डिज़ाइन अलॉट किया, असाइन किया, और अगर हम वापस जाके अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो चुका है। ठीक है, दैट्स इट। ये अगर आप देख सके तो इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर मैंने डॉट ना लगाया होता तो दूसरी एक और भी चीज़ लगती है, वो है हैश। अगर मैंने हैश लगाया होता तो यहाँ पे फिर मुझे क्लास की जगह आईडी लिखनी पड़ती। ठीक है, और आईडी अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि वो चेंज हुआ है। ये देखें, अभी हेलो जो है वो रेड कलर का हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन से पहले हैश लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे आईडी लिखनी पड़ेगी। अगर मैं डिज़ाइन से पहले डॉट लगाऊंगा तो जिस जगह पे भी मैंने डिज़ाइन अप्लाई करना है उससे पहले मुझे क्लास लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक कॉमन रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी डिज़ाइंस पड़े होते हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अब बात ये आती है कि हमने जो ऑनलाइन बूटस्ट्रैप है वो यूज़ करनी है। तो मिसाल के तौर पे ये मैंने लोकल बूटस्ट्रैप को उड़ा दिया, और ये मैं बोल्ड टैग सिर्फ लगाता हूँ। अभी आप देखिएगा कि इसका फ़ॉन्ट और ये सारा कलर कैसे चेंज होगा। ये मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखिए इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसका कलर ऑटोमेटिकली उस बूटस्ट्रैप के हिसाब से वो उठा रहा है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर जो कलर्स हैं वो 6 बुनियादी कलर्स हैं। जैसे मैं इसको असाइन क्लास एक देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट माइनस प्राइमरी। तो ये अगर मैं इसको करता हूँ ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का कोड कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने उसे एक क्लास असाइन किया टेक्स्ट प्राइमरी, और वो जो बूटस्ट्रैप है उसको पता है कि जब टेक्स्ट प्राइमरी लिखा जाएगा तो मैंने कलर ब्लू कर देना है। अब ये जो बूटस्ट्रैप है इसके अंदर 6 बुनियादी कलर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, इन्फो, डेंजर और सक्सेस। ये पांचों कलर कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे सॉरी, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेड कलर है, रेड कलर दिस सॉरी रेड कलर जो हमारे पास है ये होता है डेंजर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डेंजर। जो हमारे पास ग्रीन कलर है वो कहलाता है सक्सेस।
क्योंकि आमतौर पे कामयाबी के निशान को सब्ज़ रंग में शो किया जाता है। फिर हमारे पास जो नीला निशान है ये वाला, ये कहलाता है इन्फो। बस उन्होंने नाम रख दिया तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये एक स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा जो डार्क ब्लू है वो कहलाता है प्राइमरी। ठीक है, ये हमारे पास 4 कलर्स हो गए। फिर आता है हमारे पास ग्रे कलर, ये हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी। उसके बाद हमारे पास एक कलर और बच गया जो कि कौन सा है जी, वार्निंग, जो कि है ऑरेंज कलर। ये और उर्फ आम में जो काला कलर है उसको हम डार्क कहते हैं, ब्लैक नहीं कहते बल्कि डार्क कहते हैं। और जो वाइट कलर है यानी कि हल्का वाइट आप कह लें, इसको हम लाइट कलर कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नोटेशन है, या आप सिंबल्स कह लें, या आप तरीकाकार कह लें, स्टैंडर्ड कह लें, जो भी कह लें, बूटस्ट्रैप के अंदर जो कलर्स हैं उनके ये नाम है। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को सुर्ख कलर असाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डेंजर कलर असाइन करेंगे। अब अगर आपने उसकी लिखाई का कलर सुर्ख करना है तो आप लिखोगे टेक्स्ट माइनस डेंजर। अगर आपने उसके बैकग्राउंड का कलर सुर्ख करना है तो आप लिखोगे BG माइनस डेंजर। BG से स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। लाइक अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ BG माइनस प्राइमरी, तो ये जो हेलो एस का बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा, टेक्स्ट खुद वाइट रहेगा लेकिन बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बुनियादी बूटस्ट्रैप के अंदर यूज होने वाले एनोटेशंस हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स थी। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि बूटस्ट्रैप किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर पेजेस हैं सब पे बूटस्ट्रैप अप्लाइड है किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो ये जब आप इस तरह का कोई भी क्लास वाला कोड देखोगे या इस तरह का आपको कहीं पे कोड लिखा हुआ कोई नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि ये बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है। बूटस्ट्रैप के अंदर और भी बहुत सारे कोड्स हैं, तो वो आप जब अपना प्रोजेक्ट देख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको जो ज़्यादातर कंसर्न होना चाहिए वो कलर्स के साथ होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुपरवाइजर आमतौर पे कलर्स और ये चीज़ें चेंज करवाते हैं। ठीक है, एक और चीज़, बॉर्डर्स वगैरह भी आपको पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको अगर टेक्स्ट प्राइमरी करता हूँ तो ये तो चलो ब्लू कलर का हो गया। अब मैंने इसको बॉर्डर लगाना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर लिखने से बॉर्डर लग तो जाएगा लेकिन बॉर्डर को कलर नहीं दिया तो बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा बॉर्डर माइनस डेंजर, ठीक है, बॉर्डर माइनस डेंजर, मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर डेंजर ये आना चाहिए इसको। ओके, यहाँ पे इसको बॉर्डर देना चाहिए था। एक सेकंड, मैं दोबारा एक नया डिव बना के उस पर अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि कुछ बूटस्ट्रैप्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें बाजू का चेंज हुई भी होती हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप के हज़ारों वर्जन्स हैं। तो मे भी जो बूटस्ट्रैप हम कर रहे हैं वो उसमें वो ना हो। ठीक है, अभी इस पर ये बॉर्डर नहीं लग रहा, लेकिन चले मैं बॉर्डर आपको देख के बताता हूँ कि इसका कौन सा है। बॉर्डर माइनस प्राइमरी, अगर आपको इसका इस वाले बूटस्ट्रैप का देखिए, इसका ये वर्जन है 3.4.1, इसके बहुत सारे वर्जन हैं। तो इसका अगर हमें नहीं मिल रहा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा बॉर्डर यहाँ पे देना है। तो ये हम वापस बूटस्ट्रैप में जाएंगे और ये थीम्स में चले जाएंगे, एग्जांपल्स में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बल्कि हम सर्च भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहाँ पे सर्च करेंगे, 1 सेकेंड, ये हम सर्च करेंगे अच्छा सॉरी, ये बूटस्ट्रैप 3 है। मैंने गलती से बूटस्ट्रैप 3 को इंक्लूड कर लिया, मुझे बूटस्ट्रैप 4 चाहिए थी, सॉरी। बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड करते हैं, ये W3 स्कूल्स में जाएंगे और बूटस्ट्रैप 4 का लिंक हम उठाएंगे। ये मैंने गलती से 3 का लिंक उठा लिया जो कि इसलिए नहीं चल रहा था। तो ये हमने लिंक उठाया जी बूटस्ट्रैप का, सॉरी, ये हम इसको रिप्लेस करते हैं। ये देखें अब इसका वर्जन है 4.5.2। अब हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें बॉर्डर लग चुका है। सो ये तरीकाकार है बॉर्डर लगाने का, बॉर्डर माइनस प्राइमरी। चूँकि हमने बूटस्ट्रैप 4 यूज़ किया है तो उसके अंदर ये तरीकाकार है। सो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप लगाने का तरीका है। अच्छा, इसको नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि HTML के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे काम आते हैं। अब देखिए, जो डिव मैंने लगाया वो पूरी स्क्रीन पे फैल गया, लेकिन अगर इसी डिव को मैं स्पैन करता तो ये पूरी स्क्रीन पे ना फैलता, बल्कि ये सिर्फ थोड़ी सी जगह लेता जितना बड़ा वो लेटर है या वो वर्ड है। तो स्पैन जो है ये है, तो ये भी बॉक्स, डिव भी बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स है। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि स्पैन जो है वो इन लाइन एलिमेंट है। ठीक है, इन लाइन एलिमेंट है,
जबकि जो div आपके पास है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक उसको कहते हैं जो पूरी जगह घेर ले और ऊपर नीचे तरतीब से आए। इनलाइन एलिमेंट उसको कहते हैं जो मुख्तस जगह घेरे या थोड़ी जगह घेरे और एक लाइन में लेफ्ट टू राइट जो है वो चले। तो ये आपने याद रखना है। स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, ये मैं कमेंट भी कर देता हूँ, इनलाइन एलिमेंट। और जो हमारे पास सॉरी, जो हमारे पास ब्लॉक है एलिमेंट है वो div है। तो div अगर आपने इस्तेमाल करना होगा तो वो फिर आपके पास ऊपर नीचे शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी और चीज़ थी जो बतानी थी। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है एंकर टैग। एंकर टैग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एंकर टैग इस्तेमाल होता है कभी भी एक सफ़े पे से दूसरे सफ़े पे जाने के लिए। सो अगर आपने अपने सफ़े पे कोई बटन बनाना है, मिसाल के तौर पे मैं अब ये एक ए टैग मैंने लगाया ना, ये मैंने ए टैग लगाया और /a करके इसको बंद किया। अब ये जो स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर मैंने बताना है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो कौन से सफ़े पे जो है वो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा href और इक्वल टू करके डबल कोटेशन, इसके अंदर मैं दूंगा उस पेज का एड्रेस जिस पे मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा ये बात याद रखिएगा, जितने भी HTML के अंदर टैग्स हैं उनके अंदर अगर आपने कोई चीज़ भी बतानी है तो उसको बताने का ये तरीकाकार है, सिंटैक्स है। एट्रीब्यूट लिखना है आपने, इक्वल टू लिखना है और डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू लिखनी है। एट्रीब्यूट इक्वल साइन एंड देन डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू। तो इसको कहते हैं HTML एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट है, ये जो ए है ये एलिमेंट है और ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो या प्रॉपर्टीज भी आप कह लें। तो ये आपने एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट लिखे। अब href वाला जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू मिसाल हम देते हैं https://google.com। अब मैं ये लिख दिया और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है इसके दरमियान में मैं लिखता हूँ गो टू गूगल। जो मैं लिखूंगा स्क्रीन पे वो मुझे नजर आएगा लिखा हुआ। तो ये मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए गो टू गूगल आ रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं फ़ौरन से गूगल वाले पेज पे चला जाऊँगा। जैसे ये अभी आप देख लें हम फ़ौरन से जो है वो गूगल पे चले गए। तो ये एंकर टैग है और ये इस्तेमाल किया जाता है जब हमने किसी जगह पे बटन लगाना हो। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, इस बटन को अब चूंकि हमने इसे एज ए बटन दिखाना है तो इसको हम क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू। अच्छा, इसके बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लास देनी होती है ना, जब कोई बटन किसी चीज़ को बटन बनाना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं btn। btn लिखेंगे तो वो देखें ये बटन बन गया। अगर हमने इसे कलर देना है तो फिर हमें इसे बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर, तो btn-info, तो ये जो है ये ब्लू कलर का बटन बन जाएगा, फिरोजी टाइप, थोड़ा सा आसमानी ब्लू टाइप। तो ये एक बटन बन गया। इस तरह से आप बटन्स बना सकते हैं। अच्छा, एक ये बटन हो गया। इसके अलावा एक और भी बटन हम बनाते हैं, लेकिन अब जो आपको मैं टैग बताने लगा हूँ ये बड़ा यूनिवर्सल टैग है और इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमने एक डिव बनाया। अब मैं डिव क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिव नहीं बनाता और इसी के साथ मैं जो है वो टैग लगाता हूँ इनपुट का, ठीक है, input/input, और मैं ये टैग लगाता हूँ तो ये बॉक्सेस इसके आगे बनते जाएंगे। जैसे ये एक बॉक्स बन गया, इसी तरह से अगर मैं एक और टैग लगा देता हूँ तो इसके आगे ये बॉक्स बनता जाएगा। अगर मैंने इसको तरतीब से ऊपर नीचे शो कराना है तो उसके लिए मुझे इसको डिव के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो इसको ऊपर नीचे रखेगा। तो ये मैं /div करके अगर इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखें ये बॉक्स इसके नीचे आ गया। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है इसका ऊपर से थोड़ा सा फासला रह जाए बटन से, तो मैं यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू मार्जिन टॉप -4, MT-4, मार्जिन टॉप -4। माइनस तो वैसे लिखते ही लिखते हैं हम, आप इसको माइनस ये ना समझिएगा कि कोई चीज़ माइनस हो रही है। दिस इज अ कॉमन नोटेशन बूटस्ट्रैप के अंदर, जब हमने लिखना होता है तो हम इसी तरह से लिखते हैं। तो ये है मार्जिन टॉप 4, यानी 4 पिक्सल का मार्जिन छोड़ दो। अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखें तो बॉक्स हमारा नीचे मूव कर गया। अगर इसी तरह से मैंने लेफ्ट साइड से भी मार्जिन छोड़ना होता तो मैं ML मार्जिन लेफ्ट -4 कहता, तो ये मार्जिन लेफ्ट भी हो चुका होता। तो ये हमारे पास डिव है। अच्छा, डिव के अंदर हमने ये लगाया इनपुट टैग। अब इनपुट टैग जो है ये मल्टीपल तरीके से काम करता है। इसके अंदर आप इसकी जो खसूसियात हैं वो तब्दील कर सकते हैं। टैग एक ही है लेकिन काम बहुत सारे कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, अगर मैं इसको टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बताऊंगा तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 ABC, स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी, सब कुछ इसमें मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ नंबर कहता हूँ तो उसके बाद
अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब मैं इसके अंदर ABC नहीं लिख सकता। और अगर आप देखें, गौर करें, तो ये सिर्फ ई मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो मैथ्स के अंदर हमने जो 10 की पावर होती है उसको हम ई में लिखते हैं, एक्सपोनेंट, इसलिए ई मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा प्लस का साइन लिख सकता हूँ, लेकिन ABC और इसमें से कोई चीज़ मैं नहीं लिख सकता। और अगर आप ये ध्यान दें तो मिसाल के तौर पे अगर ये 1 है और साथ ये एरोज आ गए हैं तो ये अब इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है, जबकि पहले ये नहीं कर सकता था। ठीक है, तो अगर मैं इसको देता हूँ डेट, तो यहाँ पे ये कैलेंडर आ जाएगा और इसको बाकायदा पूरा कैलेंडर नीचे शो होगा और आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ टाइम, तो यहाँ पे ये घड़ी बनी भी आ जाएगी और ये टाइम भी साथ आ जाएगा, जिससे मैं कोई भी टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब बॉक्स एक ही है इनपुट, लेकिन उसकी टाइप्स चेंज हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ रेडियो, तो ये एक रेडियो बटन बना हुआ नजर आ जाएगा जिसको मैं वो क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक बॉक्स, तो यहाँ पे वो एक डब्बा बना हुआ आ जाएगा जिसको मैं टिक लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, तो यहाँ पे अब इस बॉक्स के अंदर जब तक मैं ईमेल नहीं लिखूंगा तो तब तक जो है वो ये काम नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने इसको पोस्ट करना होता तो ये मुझे पोस्ट ना करने देता, अगर मैंने बीच में @ ना लगाया होता, ये मुझे कहता कि इसके अंदर ईमेल लगाओ। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा वो डॉट्स में नजर आएगा, और वो मुझे नजर नहीं आएगा जब तक मैं ये आई पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि पासवर्ड हमेशा छुपा हुआ होता है। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ सबमिट, तो अब ये बन जाएगा बटन। अब ये एक बटन बन गया और इसको हम एज ए बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक इनपुट है, लेकिन इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जब हमने यूज़ करना होता है नॉर्मली सबमिट बटन बनाने के लिए, तो हम ये सबमिट लिखते हैं। सो ये हमारे पास एक और बड़ा फेमस टैग है। अच्छा, ये हमारे पास HTML की कुछ बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा पहला फेज़ था इस वीडियो लेक्चर का, जिसमें मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन देना था, साथ आपको मैंने बूटस्ट्रैप का और CSS का इंट्रोडक्शन देना था, और HTML पेज का इंट्रोडक्शन देना था, और डिव्स वगैरह और ये एलिमेंट्स बताने थे। तो ये हमारा पहला पोर्शन था। होपफुली जब आप अपना प्रोजेक्ट देखेंगे तो अब आपको ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि कौन सा टैग लगा हुआ है, ये जो अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इनको क्या कहते हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका क्या मतलब बनता है। अब ये जो इनपुट टैग है इसके बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि ये एक टेक्स्ट के तौर पे डब्बा शुमार हो जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकूँ, और अगर मैं इसमें हिंट देना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम। तो अब इसके अंदर मुझे ये एंटर योर नेम लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइप करना शुरू करूंगा ये हट जाएगा। उसकी वजह ये है कि प्लेस होल्डर को हिंट को कहते हैं, ये हमें ऐसे एज ए हिंट शो हो रहा होगा, और जब तक हम इसमें कुछ टाइप नहीं करेंगे तब तक ये शो होगा। जैसे ही कुछ टाइपिंग शुरू करेंगे तो फौरन से इसने हट जाना है। सो दिस इज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। इसी तरह से और भी आप इसमें लगा सकते हैं। क्लास भी आप इसको दे सकते हैं, जैसे क्लास इज इक्वल टू, हम इसको क्लास देते हैं एज एन इनपुट, तो ये इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर हम इसको क्लास देते हैं फॉर्म माइनस कंट्रोल, तो इसकी शक्ल थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। अब ये लंबा बॉक्स हो गया और इसकी थोड़ी सी बाउंड्री भी लग गई है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें एक ही टैग के अंदर दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने अभी स्टार्ट करना है, जो दूसरा पोर्शन है वो है PHP के बारे में, सॉरी डेटाबेस के बारे में, SQL के बारे में, कि SQL जो है वो किस तरह से हम जो है वो यूज़ करते हैं, डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं, क्यूरीज किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखें, ये जो हमने XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अंदर ये दूसरा पोर्शन है MySQL। तो MySQL जो है, जब इसको आपने यूज़ करना हो तो हम सिंपली जाके लिखेंगे लोकल होस्ट और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास एक विंडो शो होगी जिसके अंदर ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि हमारा ये कौन सा XAMPP है। अब जैसे मेरे पास XAMPP 7.4.3 है। अब आप में से कुछ लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 7.4.3 पे बने हुए हैं, कुछ लोगों के 5.6.4 पे बने हुए हैं, तो थोड़ा सा उसमें चेंज है, इतना ज़्यादा नहीं है, दो लेटर्स का या 2 वर्ड्स का चेंज है सिर्फ। तो वो मैं आपको बीच में जब ये लेक्चर के दौरान मैं समझा दूंगा कि 5.6 वाला किस किस का है और 7.4 वाला किस किस का है। अच्छा, जब हमने डेटाबेस को ओपन करना हो तो ये हम लोकल होस्ट लेके एंटर प्रेस करेंगे, फिर ये PHP माई एडमिन में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये लेफ्ट साइड पे मेरे तो आपको बहुत सारे डेटाबेसेस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप जब अपना लोकल होस्ट ओपन करोगे वहाँ पे आपको कोई डेटाबेस नज़र नहीं आएगा, या आएगा भी सही तो वो जो उसके अपने बने बनाए पहले होते हैं। तो डेटाबेस को होपफुली आप सब लोगों ने टेस्ट फेज़ क्लियर किया है, तो आप लोगों को रीस्टोर करना आता है, और ये चीज़ मैंने टेस्ट फेज़ में भी एक करवाई भी है, लेकिन चलें रिपीट कर लेते हैं। देखिए, 4 बुनियादी तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम किसी भी डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अब ये एक टेस्ट नामी डेटाबेस है,
इसके अंदर कोई टेबल नहीं बना हुआ। तो टेबल बनाते कैसे हैं, ये हम नाम यहाँ पे टेबल को कोई भी नाम देंगे, जैसे यूजर्स। आगे नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे, जैसे 5 बता दिए। तो टेबल इस तरह से बनता है। अब ये पहले कॉलम को मैंने नाम दिया आईडी का, दूसरे कॉलम को नाम दिया नेम का, डेटा टाइप इसकी रखी वेरिएबल कैरेक्टर्स या वारचार, और लेंथ इसकी रखी 255। यानी इसमें जो लंबे से लंबा नाम आप सेव कर सकते हो वो 255 लेटर्स जितना लेंथ ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमने लिखा फ़ोन, इसकी डेटा टाइप रखी वारचार, लेंथ रखी 100 तो नहीं, ये तो 10 भी काफ़ी है क्योंकि फ़ोन नंबर 10 हिंसों का होता है, लेकिन चले इसको 20 कर लेते हैं। ईमेल रखी, इसकी डेटा टाइप वारचार और 50 इसकी लेंथ रखी। इसके अलावा स्टेटस हम रख देते हैं, इसकी डेटा टाइप वारचार और लेंथ 50। ये हमने टेबल को किया सेव, ये टेबल हमारा बन गया। अब अगर मैं देखें ये SQL पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक एडिटर आ जाता है। इसके अंदर मैं डायरेक्टली तौर पे लैंग्वेज यूज़ करके अपने टेबल के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ। अब ये जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है इसका यूज़ होता है जब हमने MySQL के अंदर डेटाबेस को इंटरेक्ट करना हो। ठीक है, तो इंटरेक्ट 4 बुनियादी इंटरेक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं 4 बुनियादी इंटरेक्ट्स? पहला है डेटा को सेव करवाना। अगर आपने डेटाबेस में डेटा सेव करना है तो वो पहला इंटरेक्ट है, पहले हम वो पढ़ते हैं। तो इसको CRUD भी कहते हैं, CRUD। यानी कि डेटाबेस में आप कौन कौन से 4 बुनियादी काम कर सकते हैं? CRUD, CRUD, UD। अब CRUD से मतलब क्या है? C फॉर क्रिएट, एंड R फॉर रीड, इसी तरह से U फॉर अपडेट, एंड D फॉर डिलीट। ये 4 काम बुनियादी हैं जो हम कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है इंसर्ट। रीड करने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है सिलेक्ट। अपडेट करने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है अपडेट। और इसी तरह से डिलीट करने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है डिलीट। तो हम ये 4 कमांड्स हमने पढ़नी है। कौन कौन सी हैं जी? इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। तो सबसे पहले इंसर्ट कमांड है। देखिए जो इंसर्ट है ये कमांड बड़ी ईजी है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंग्लिश होती है, तो सिर्फ थोड़ी सी इसमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है जो आपको अगर आ गया तो इट्स वेरी इजी। जैसे अगर हमने अपने डेटाबेस के अंदर अभी अभी 5 कॉलम्स बनाए हैं जो कि राइट साइड पे ये आपको शो भी हो रहे हैं, आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल, स्टेटस। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें कुछ डेटा रखूँ, तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम दूंगा, टेबल का नाम है यूज़र्स। मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू यूज़र्स, आगे मैं 2 लगाऊंगा सिंपल ब्रैकेट्स, और इन 2 सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर मैं उन कॉलम्स के नाम लिखूँगा जिनके अंदर मैंने डेटा सेव करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल नाम और फ़ोन, ये 2 कॉलम्स के अंदर सिर्फ डेटा सेव करूँ। अब मैंने इसे ये बता दिया कि मैं इन 2 कॉलम्स में डेटा सेव करना चाहता हूँ। अब आगे मैं इसे दूंगा वैल्यूज़ कि इन दोनों कॉलम्स में सेव करना क्या है, वो आगे मैं फिर 2 ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिंगल कोटेशन या जिसको अपॉस्ट्रोफ कहते हैं उसके अंदर वैल्यूज़ दूंगा। अब नाम मैं सेव करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे कस्टमर, और कॉमा लगा के दूसरी चीज़ जो मैंने देनी है वो फ़ोन नंबर देना था। तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ 0300 1234567। अब ये मैंने दिया और इसको मैं करता हूँ गो पे क्लिक। ये नीचे गो का बटन आ रहा है राइट बॉटम कॉर्नर में, इसको मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लिखा हुआ है 1 रो इंसर्टेड, इतने टाइम इसने लिया है। ठीक है, अब दोबारा हम SQL में जाते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला काम हमारा हो चुका है, हमने डेटा को क्रिएट कर लिया है, यानी कि डेटा को हमने डेटाबेस में सेव करवा दिया है। दूसरा काम है डेटा को पढ़ना, डेटाबेस में मौजूद जितना भी डेटा है उसको पढ़ना। तो डेटाबेस में से डेटा को पढ़ने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड बड़ी आसान है, आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर वाले टेबल से सब कुछ सिलेक्ट करो। तो ये मैं गो पे क्लिक करूंगा तो जितना डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे नजर आएगा। अब जैसे ये देखें आप, इसमें ये डेटा अभी अभी मैंने सेव किया है तो यही कुछ पड़ा हुआ था, तो ये उसने मुझे दिखा दिया। ठीक है, अब आप गौर करें तो इसको उसने आईडी खुद ब खुद दे दिया 0 की, क्योंकि आईडी के बगैर कोई भी वैल्यू आप टेबल में सेव नहीं कर सकते, इसलिए उसने खुद ब खुद आईडी दे दी है। अच्छा, ये हो गया 2 काम। तीसरा काम है अपडेट का। अब मिसाल के तौर पे दोबारा हम SQL में जाते हैं, आईडी याद रखिएगा इसकी आईडी 0 है। अब अपडेट करते हैं जी, मैं चाहता हूं कि मैं उसकी ईमेल अपडेट करूं कस्टमर की, तो मैं लिखूंगा अपडेट
किसको अपडेट करो? यूजर्स वाले टेबल को। अच्छा, क्या अपडेट करो? सेट कर दो ईमेल को किसके बराबर? मिसाल के तौर पे इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर मैं नई ईमेल लिखता हूँ कि newcustomer@gmail.com। अब ये मैं उसे कहता हूँ, लेकिन उसके साथ शर्त भी बतानी है कि कहाँ पे अपडेट करो। तो मैं उसे बताऊंगा वेयर, जहां जहां पे आईडी बराबर है 0 के। तो जिस जिस कस्टमर की आईडी 0 होगी उस कस्टमर की ईमेल अपडेट होके ये नई ईमेल आ जाएगी। अब जाहिर बात है एक ही कस्टमर की आईडी 0 है, तो जब हम इसको गो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमें बताएगा कि 1 रो अफेक्टेड, यानी इसका मतलब कि हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। अगर मैंने अब देखना हो कि मेरा डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं, तो मैं सेलेक्ट क्यूरी लगाऊंगा और गो पे क्लिक करूंगा, तो अब ये आप देखें ईमेल उसकी अपडेट हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं लास्ट चीज जो है डिलीट। डिलीट करना भी बड़ा आसान है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, सिंपल इंग्लिश, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, यूजर वाले टेबल से डिलीट कर दो। इसको मैं गो पे क्लिक करूंगा, वो मुझसे पूछेगा कंफर्मेशन, मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड दैट्स इट, 1 रो अफेक्टेड, डेटा मेरा डिलीट हो चुका है। तो ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम डेटाबेस में जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं एसक्यूएल को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को। अच्छा, ये हमारे डेटाबेस के साथ हैंडलिंग का एक मैंने आपको डेमो दिया है। अभी हम बात यह है कि अपने प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करें तो सही है, क्योंकि हमने डेटाबेस को डायरेक्ट ओपन करके तो कभी भी इसके अंदर क्यूरीज नहीं लगानी। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मे भी आपका सुपरवाइजर वाइवा के दौरान आपसे बोले कि जी आप डेटाबेस दिखाएं, डेटाबेस ओपन करें, उसके अंदर डायरेक्ट क्यूरी लगा के मुझे डेटा मंगवा के दिखाएं, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ये कैसे करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आपको ये डेमो दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि PHP का इस्तेमाल क्या होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं, जहाँ पे हम बाकी सारे काम कर रहे थे, ये फालतू चीज़ें डिलीट कर देते हैं और ये मेरा हेड का टैग था, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था हेड का टैग। इसके बाद मैं बॉडी का टैग स्टार्ट करता हूँ और बॉडी के टैग के अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे कौन से डेटाबेस के साथ हमारा प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को बताएंगे कि तुमने किस डेटाबेस के साथ जुड़ना है। अब ये चीज़ हमने बतानी है PHP ज़बान के अंदर, और PHP ज़बान डायरेक्ट हम HTML के अंदर नहीं लिख सकते। उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम लिखेंगे लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP, और आखिर में लिखेंगे यानी कि क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। अब ये जो मैंने चीज़ लिख दी है, इसके दरमियान अब जो कुछ मैं लिखूंगा वो PHP के तौर पे शुमार होगा। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि PHP के ज़रिए से अगर आप कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहो तो हम एको लिख के और उसको डबल कोटेशन के अंदर अगर लिखेंगे तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि ये, अब ये टेस्ट आप देखें स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, मैंने एको किया टेस्ट को और ये स्क्रीन पे टेस्ट हमें लिखा हुआ नज़र आ गया। तो ये हमारे पास बड़ी बेसिक मिसाल है। एक और चीज़ छोटी सी आपको बता दूं, आप एको के ज़रिए से डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाना है, ठीक है। चाहे मैं इसके अंदर HTML लिख दूं, ठीक है, मिसाल मैं लिखता हूँ div और /div और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, लेकिन हेलो को मैं कलर देना चाहता हूँ रेड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू, अब याद रहे मैंने डबल कॉमा नहीं लगाना क्योंकि डबल कॉमा ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब मैं लगाऊंगा सिंगल कॉमा टेक्स्ट माइनस डेंजर, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए हेलो, और वो भी रेड कलर में, ठीक है। तो हम जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो एको कमांड के ज़रिए से प्रिंट करवा सकते हैं, बेशक वो HTML ही क्यों ना हो। वो HTML जो है वो भी आगे रेंडर होके कंपाइल होके हमें स्क्रीन पे इस तरह से प्रिंट हुई भी नज़र आ जाएगी। सो ये हमारे पास अब PHP यूज़ हो रही थी। अच्छा, बात हो रही थी कि अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। अब हमें क्या पता कि कौन सा डेटाबेस जो है वो हमारा इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होने जाएगा, हमें नाम पता होगा सिर्फ, क्योंकि वो डेटाबेस तो अभी हमने खुद बनाया है। जैसे कि अभी आपके सामने ये टेस्ट वाला डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर एक ही टेबल है यूज़र्स, तो ये चीज़ है। अब इसके लिए मुझे एक चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसका नाम है, उस लफ्ज़ का नाम है MySQL I_connect, और आगे 2 सिंपल ब्रैकेट्स हैं और आखिर में सेमीकोलन है। अच्छा, अब याद रखें, जो लोग यूज़ कर रहे हैं PHP 7.4, ठीक है, फॉर PHP 7.4
हमने MySQL I यूज़ करना है, जबकि अगर हम यूज़ कर रहे हैं PHP 5.6 तो MySQL यूज़ करेंगे, सिर्फ I नहीं लिखेंगे साथ। तो ये सिंपल सा इस्तेमाल है, ठीक है, फॉर PHP 5.6। तो ये एक छोटा सा चेंज है, इतना बड़ा चेंज भी नहीं है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि 7.4 में जहाँ जहाँ पे MySQL आएगा साथ I भी आएगा, जबकि PHP 5.6 में सिर्फ MySQL आएगा, I नहीं लिखना साथ, ठीक है। तो ये हमने छोटी सी एक चेंज की। उसके अलावा भी एक चेंज है छोटी सी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले जिनका 7.4 है, ठीक है। अब हमने 4 चीज़ें बतानी है, हमारा सर्वर क्या है, हमारा यूज़र नेम क्या है, हमारा पासवर्ड कौन सा है और हमारा डेटाबेस का नाम क्या है। तो ये चारों चीज़ें हमने इसे बतानी है 4 कोटेशंस के अंदर, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हम। सबसे पहली चीज़ बतानी है सर्वर का नाम, तो हम लिखेंगे सर्वर हमारा हमेशा लोकल होस्ट ही रहेगा, सर्वर ने चेंज नहीं होना। यूज़र नेम हमेशा रूट रहेगा, पासवर्ड हमेशा खाली रहेगा, सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज होना है। यहाँ पे आखिरी चीज़ ये आपने चेंज करनी है। अब अभी मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है टेस्ट, लेकिन आपकी केस में आपके डेटाबेस का नाम कुछ और हो सकता है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। जबकि जो PHP 5.6 वाले हैं वो क्या करेंगे, वो ये 3 चीज़ें लिखेंगे, सॉरी ये 3 चीज़ें लिखेंगे, यानी कि सर्वर, यूज़र नेम और पासवर्ड, डेटाबेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेटाबेस लिखने के लिए वो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे MySQL _select _db यानी कि डेटाबेस, और सिंगल कोटेशन सॉरी सिंपल ब्रैकेट्स, और सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कॉमा, और डबल कॉमा के अंदर हमने डेटाबेस का नाम बताना है जो कि है टेस्ट, ठीक है। तो हम बता देंगे ये टेस्ट है, और उसके बाद कॉमा लगा के ये जो ऊपर पूरी लाइन लिखी है ना, ये पूरी लाइन कट करके यहाँ पे लिख देनी है बस, ठीक है। ये सेमी कलर नहीं लिखना, लेकिन ये याद रखिएगा। तो 5.6 के लिए हमने इस तरह से लिखना होता है। अब ये हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। अब जो 7.4 यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे, और 5.6 वाले ऐसे। और एक और छोटी सी चीज़, ये तो हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये मुझे बताएगा कि ज़ाहिर बात है मैं 7.4 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मुझे कहेगा कि ये जो MySQL select db तुमने लिखा हुआ है इसका कोई मकसद नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इससे पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो ये हट जाएगा, एंड दैट्स इट। मेरे पास सफ़े पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर एरर होता तो मुझे नज़र आ जाता। मिसाल के तौर पे मैं डेटाबेस का नाम गलत लिखता हूँ, टेस्ट 1 2 3 लिखता हूँ, जो कि डेटाबेस नहीं है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो मुझे एरर देगा कि अननोन डेटाबेस, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हुआ तो मुझे एरर शो नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। ये जो कनेक्शन हमने बनाया है, अभी अभी हमने डेटाबेस के साथ अपनी कॉल कनेक्ट की है एक किस्म की, इसको हमने किसी जगह पे सेव भी करना है, ठीक है। लेकिन अब उस सेव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता दूं। वेरिएबल क्या होता है, देखिए वेरिएबल एक बास्केट है, एक टोकरी है, एक डब्बा है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स के अंदर रखता हूँ 1। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना, एको करूंगा बॉक्स को, तो असूलन तौर पे मुझे स्क्रीन पे 1 नजर आना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बॉक्स के अंदर वैल्यू 1 थी। लेकिन बॉक्स ऐसे नहीं बनाते PHP में। PHP के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं सबसे पहले डॉलर का साइन होता है, सिंपल इतना सा काम, ठीक है। तो मैंने ये एक वेरिएबल बनाया डॉलर बॉक्स, और डॉलर बॉक्स में मैंने लिखा 1। अब जब मैं एको कराऊंगा यानी प्रिंट कराऊंगा डॉलर बॉक्स को, तो प्रिंट होने के वक्त मुझे जो चीज़ नज़र आएगी वो 1 आएगा नज़र, मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, बॉक्स लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि बॉक्स एक वेरिएबल है, और वेरिएबल खुद प्रिंट नहीं होता, बल्कि वेरिएबल के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है वो प्रिंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई थी, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गई। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया कि वेरिएबल किस तरह से काम करता है। तो ये जो हमने कनेक्शन बनाया है, इसको हम एक वेरिएबल डॉलर कॉन के अंदर सेव कर देते हैं। कॉन शॉर्ट फॉर्म है कनेक्शन की। तो मैंने इसको डॉलर कॉन के अंदर इस पूरे कनेक्शन को सेव करवा दिया। अब जब भी मुझे ये कनेक्शन चाहिए होगा, तो बजाय ये पूरा कनेक्शन लिखने के मैं डॉलर कॉन लिख लूँगा, एक ही बात है, क्योंकि डॉलर कॉन के अंदर तो ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, ये PHP के अंदर मेरा कनेक्शन हो गया। अच्छा, अब बारी आती है कि हमने डेटा को मंगवाना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब डेटा को मंगवाने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है, हमें क्यूरी लगानी पड़ती है, ठीक है। अब वो क्यूरी हम कैसे लगाते हैं, देखें हम लिखेंगे अपनी क्यूरी,
लेकिन हम क्यूरी सिंपल नहीं लिख सकते, हमें क्यूरी लिखनी पड़ती है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर क्यूरी लिखता हूँ, और ज़ाहिर बात है क्यूरी किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, तो मैं यहाँ पे डॉलर क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं अपनी क्यूरी लिखूंगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। ये मैंने क्यूरी लिख दी। अब ये क्यूरी किसके अंदर पड़ी हुई है? डॉलर क्यूरी के अंदर। डॉलर क्यूरी एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है। और अब मैंने ये क्यूरी चलानी है। अब ये क्यूरी चलाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे mysqli अंडरस्कोर क्यूरी और सिंपल ब्रैकेट्स और आखिर में सेमीकोलन, और यहाँ पे अब मुझे दो चीज़ें बतानी है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन और क्यूरी खुद। तो कनेक्शन तो मेरा डॉलर कॉन में पड़ा हुआ है और क्यूरी मेरी डॉलर क्यूरी में पड़ी हुई है। इस तरह से भी बता सकता हूँ, और अगर आपने डायरेक्ट क्यूरी यहाँ पे लिखनी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। दोनों एक ही बात है, बल्कि ऐसे ही लिखते हैं हम। तो मैंने ये क्यूरी लगाई। क्यूरी लगाने का क्या तरीका है दोबारा देखिए। मैंने डेटाबेस के साथ रब्ता करना है, तो मैं लिखूंगा mysqli क्यूरी डॉलर कॉन यानी कि कनेक्शन और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, और ये क्यूरी जो है ये मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखी है। अब ज़ाहिर बात है क्यूरी चलेगी, तो क्यूरी चलने के बाद हमें कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, कोई ना कोई जवाब आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स मैंने कहीं ना कहीं पे तो रखना है, तो इसको भी हम डॉलर रिजल्ट नामी वेरिएबल के अंदर एक बना के सेव कर लेते हैं। ये अपने पास हमने एक वेरिएबल बनाया, और जब ये क्यूरी चलेगी, क्यूरी चलने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो सारा रिस्पॉन्स डॉलर रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एक हिस्सा बन गया PHP का कि क्यूरी चलने के बाद जवाब डॉलर रिजल्ट में आ गया। अब अगर इसको सेव करके मैं यहाँ रिफ्रेश करता भी हूँ तो मुझे नज़र कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि मैंने अभी सिर्फ क्यूरी चला के रिजल्ट मंगवाया है, मैंने स्क्रीन पे रिजल्ट को दिखाया नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिंपल एको करता हूँ, एको डॉलर रिजल्ट, तो स्क्रीन पे मुझे कुछ शो नहीं होगा बल्कि एरर नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि डॉलर रिजल्ट जो है वो सिंपल वेरिएबल नहीं है। डॉलर रिजल्ट एक मल्टी डायमेंशनल वेरिएबल है। मल्टी डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब ये होता है ऐसा वेरिएबल जिसमें एक वैल्यू ना हो बल्कि बहुत सारी वैल्यूज हो, और जब किसी वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो तो फिर उसको ऐसे सिंपल प्रिंट नहीं करा सकते। उसको प्रिंट कराने के लिए हमें लाजमी तौर पे कोई और तरीका अपनाना पड़ता है। अब वो जो तरीका अपनाना पड़ेगा वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, अभी जो हमारे पास डॉलर रिजल्ट में जवाब आया ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। पहले इसके अंदर मैं वैल्यू जरा इनपुट कर लूँ। ये मैंने एक वैल्यू एंटर की, इसी को मैं एडिट इनलाइन करके दूसरी वैल्यू एंटर कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। और अब अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो ये दो कस्टमर्स का डेटा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो अब हमारे पास बात यह है कि जब हमने डेटाबेस में क्यूरी लगाई, क्यूरी लगाने के बाद जवाब में ये पूरा टेबल हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा टेबल हमें जवाब में मिल जाएगा। अब ये पूरा टेबल इकट्ठा तो मैं प्रिंट नहीं करा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को टुकड़ों में डिवाइड करके, जैसे ये एक अलग से, ये एक अलग से, ये एक अलग से, ये अलग से और ये अलग से, और इस तरह से रोज भी अलग अलग, इस तरह से इस टेबल को अलग अलग करके मैंने रखना है किसी जगह पे। उसके लिए मैं कमांड इस्तेमाल करता हूँ कि mysqli अंडरस्कोर fetch
अंडरस्कोर अरे, और इसके अंदर मैं जो रिजल्ट मेरा है वो मैं पास करवा दूंगा, यानी इसको बताऊंगा कि यार इधर से डेटा उठाओ सारा, ठीक है, और आखिर में लगा दूंगा सेमीकोलन। और अब ये जारी बात है, जब चीज़ चलेगी तो इसने वो पूरा टेबल जो है वो पोर्शंस में डिवाइड करके या एक एक रो बना के किसी जगह पे तो सेव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि तुम अपना जितना भी डेटा है उसको स्टोर करो डॉलर रो के अंदर। डॉलर रो एक वेरिएबल का नाम है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मिसाल सिंगल रो, या आप ये भी लिख सकते हो कि करंट रो। करंट रो क्योंकि टेबल के अंदर रोज होती हैं तो कितार, तो उसके लिए हम कोई भी नाम रख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो मिसाल हम करंट रो में रख लेते हैं। तो जितना भी डेटा पड़ा था उसको हम फेच करवाएंगे अरे, अरे कहते हैं टेबल को, टेबल की शक्ल में उसको हम फेच करवाएंगे, लेकर आएंगे और करंट रो में उसको रख देंगे। इतना काम हो गया। अब यहाँ से जल्दी से मैं आपको बता दूं कि PHP 5.6 वालों के लिए क्या यहाँ पे चेंजेस होंगी। पहला चेंज, आई मिटा देना है। दूसरा चेंज, जो क्यूरी है उससे पहले ये कनेक्शन मिटा देना है, क्योंकि क्यूरी MySQL जो है वो खुद बहुत कनेक्शन ले लेता है। बस इतना सा चेंज है, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो चूंकि हम ये कर रहे हैं फिलहाल 7 में, तो मैं 7 के हिसाब से चल रहा हूँ, लेकिन 6 के लिए भी मैंने आपको बताया बिल्कुल एक छोटा सा चेंज है, ये हटा दें और ये आई हटा दें हर जगह से। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये जो डॉलर रिजल्ट में हमारा डेटा पड़ा था वो हम अरे की मदद से फेच करवा के करंट रो में ले आए। अब करंट रो के अंदर डेटा जो है वो इस शक्ल में है कुछ, यानी करंट रो के अंदर अभी जो डेटा पड़ा हुआ है वो तकरीबन तकरीबन इस रो की शक्ल में है, यानी उसके अंदर रो वाइज डेटा पड़ा हुआ है इस तरह करके। ये पहली रो का डेटा और दूसरी रो का डेटा, और जहरी बात है कॉलम नाम तो ऊपर है ही है, कॉलम्स के नाम जो है वो ऊपर अवेलेबल होंगे, हर रो के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो अब ये डेटा इसके अंदर इस तरह से पड़ा हुआ है। अब अगर मुझे किसी कस्टमर का नाम या फ़ोन या उसकी ईमेल जो है वो मुझे प्रिंट करवानी है, तो मैं वो कैसे करवाऊंगा। अब डेटा सारा मेरा रो बाय रो यानी रोज के हिसाब से पड़ा हुआ है करंट रो में, तो पहले तो मैं लिखूंगा एको करंट रो। अब करंट रो चूंकि उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा है, उसमें से मुझे कोई मखसूस डेटा प्रिंट करवाना है, इकट्ठा तो सब मैं प्रिंट नहीं करवा सकता, तो मैं लिखूंगा करंट रो के बाद सिंपल ब्रैकेट्स या इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है, उसके अंदर लगाऊंगा सिंगल कोटेशंस या अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफ जो भी आप बोलना चाहें, और इसके अंदर मैं नाम लिखूंगा उस कॉलम का जिसका डेटा मुझे चाहिए। अगर मुझे ईमेल चाहिए तो मैं लिखूंगा कि मुझे ईमेल ला के दो। तो जो भी यूजर करंट रो में मौजूद होगा उसकी ईमेल मुझे वो प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं जाके वापस रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें customer@gmail.com मुझे उसने शो करा दिया। अब आप कहेंगे सर डेटा तो 2 कस्टमर्स का पड़ा था, हमें उसने जब हमने प्रिंट करवाया तो उसने हमें एक कस्टमर का डेटा प्रिंट करके दिया है। उसकी एक वजह है, हमने उसे ये नहीं बोला कि ये वाला काम बार बार करो, तो वो सिर्फ पहली रो उठा के लाएगा और बस चुप कर जाएगा। अगर हम ये काम उसे बार बार करवाना चाहते हैं तो हम वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों ने वाइल लूप पढ़ा होगा CS201 प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वाइल लूप हमने लगाया और वाइल लूप के बाद 2 ब्रैकेट्स लगती हैं। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं अगर ये चीज लिख देता हूँ, यानी कि वाइल जब तक इस डॉलर रिजल्ट में से अरे बन बन के करंट रो में आती रहती हैं तब तक क्या करते रहो, जितना भी जो भी करंट रो चल रही है, जिस यूजर का भी डेटा इस वक्त मौजूद है करंट रो में, उसकी ईमेल को प्रिंट कराओ। अब अगर इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब ये मुझे दोनों कस्टमर्स का इसने ईमेल प्रिंट करा दिया, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है जब आपने मल्टीपल डेटा को प्रिंट कराना हो कि हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जनाब यारी था हमारे पास तरीकाकार जिसके ज़रिए से हम डेटा मंगवा के और प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा था दूसरा पोर्शन इस वीडियो का, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि किस तरह से PHP के ज़रिए से डेटाबेस को कनेक्ट करके फिर डेटाबेस से डेटा वगैरह आप मंगवा सकते हैं और कैसे उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा वीडियो पोर्शन। अब हमारा है तीसरा और लास्ट पार्ट जो आपको मैंने बताना है, और जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो भी आपके प्रोजेक्ट का कोड है कहीं से भी उठा लें वो आप उसको समझ सकेंगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब है कि हमने जो हमारा HTML वाला पेज है उसके ज़रिए से हम किस तरीके से PHP के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम डेटाबेस में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ना
वो सब का सब उठा के और हम यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे टेबल की शक्ल में, और वो भी HTML को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये है। तो ये जो PHP का कोड है सारा, ये हम कर लेते हैं फिलहाल डिलीट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और नीचे बॉडी के अंदर, सॉरी, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, बल्कि टेबल से पहले भी मैं यहाँ पे एक ऐसा करता हूँ, डिव बनाता हूँ। उस डिव को मैं क्लास असाइन करता हूँ कंटेनर की। अब ये कंटेनर वाली जो क्लास है ये क्या होती है अभी आपको नज़र आ जाएगा। अगर मैं इसको जाके बॉर्डर दूँ तो ये देखिए ये कंटेनर एक बन गया है, और उसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये आपको ब्लू कलर की एक लाइन ऊपर नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये कंटेनर है। अगर मैं इसको कंटेंट लिखता हूँ तो ये पूरे सफ़े पे फैल जाती है। कंटेनर लिखूंगा तो ये दोनों साइडों से मार्जिन छोड़ देती है। अगर मैं इसको आईडी देता हूँ कंटेनर की, ठीक है, तो फिर ये गायब हो जाएगी, क्योंकि इसको हम बतौर क्लास ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कंटेनर वाली क्लास एक बनाई, इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेंट की। ठीक है, और इसको मैं स्लैश डिव कर दिया, और इसके अंदर मैं फिलहाल कुछ भी लिखता हूँ लाइक हेलो, और ये देखें मुझे कहाँ पे नज़र आता है, तो ये मेरा हेलो नज़र आ गया मुझे। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है एक पेज, एक टेबल, तो मैं यहाँ पे टेबल का टैग लगा दूंगा, टेबल और स्लैश टेबल करके इसको क्लोज कर दूंगा। अब ये टेबल का टैग मेरे पास लग गया। अब टेबल को मैंने क्लास देनी है, तो इसको मैं क्लास दूंगा टेबल, टेबल माइनस हवर। हवर का मतलब है कि जब हम टेबल पे माउस लेके जाएंगे तो उसकी रोज जो है वो कलर चेंज करेंगी, बस इतना सा फर्क है। अच्छा, अब टेबल के अंदर दो चीज़ होती हैं, टेबल का सर और टेबल की बॉडी। तो पहले हम टेबल का हेड बनाते हैं जो कि है टी हेड स्लैश टी हेड करके इसको क्लोज करेंगे। अब मैंने कितनी चीज़ें शो करवानी है, देखिए मेरे पास डेटाबेस में यूज़र वाले टेबल के अंदर नाम, फ़ोन, ईमेल, स्टेटस, ये चार चीज़ें हैं जो मैं शो कराना चाहता हूँ। आईडी मैं शो नहीं कराऊंगा, या करा भी सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे यहाँ पे चार कॉलम्स या चार हेडिंग्स तो बनानी पड़ेंगी। तो पहले तो मैं एक रो बनाता हूँ। रो बनाने के लिए टेबल के अंदर TR का नाम इस्तेमाल किया जाता है, टेबल रो TR। अब टेबल रो बन गई है हमारे पास। अब इसके अंदर खाने बनाने हैं, तो जो हेडिंग है, जो टी हेड है, उसके अंदर अगर हमने खाने बनाने हो तो उसके लिए हम TH की कमांड यूज़ करते हैं, या जिसको हम टेबल हेड भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हमने टेबल हेड का एक खाना बनाया, और इसके अंदर मैंने अब चूँकि ये लिखना है, पहला खाना मेरे पास है नेम का, तो मैंने नेम लिख दिया। अब इस खाने को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार कोड ना लिखना पड़े। पहला खाना नेम का था, दूसरा फ़ोन का था, तीसरा ईमेल का था, चौथा स्टेटस का था। तो ये मेरे पास चार खाने बन गए। अब मैं जाके देखता हूँ कि स्क्रीन पे ये कैसे नज़र आते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास चार खाने बन गए। ठीक है, हेडिंग्स बन गई मेरे पास। अब ये जो टी हेड है, देखिए इसको भी मैं क्लास असाइन कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं क्लास देता हूँ मिसाल के तौर पे BG माइनस डार्क, तो ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिखाई वाइट रहे, तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट माइनस लाइट, तो लिखाई इसकी वाइट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कोई और बैकग्राउंड देना चाहता, डेंजर देना चाहता, तो ये सुर्ख हो जाता। मैं अगर यहाँ पे सक्सेस लिखता तो ये देखें ये ग्रीन हो जाता। तो मैं जिस तरह का भी टेबल बनाना चाहता, अब मैं इन्फो लिखूँगा तो ये आसमानी कलर हो जाएगा, सॉरी ये आसमानी कलर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं जो भी कलर चाहता मैं इसको दे सकता हूँ। अच्छा, ये तो मेरा टी हेड ख़त्म हुआ। अब मैंने लगानी है टी बॉडी, टेबल की बॉडी, और स्लैश टी बॉडी करके इसका टैग क्लोज करना है। अच्छा, ये मेरे पास टी बॉडी का टैग लग गया। अब टी बॉडी के अंदर भी ज़ाहिर बात है हमें डेटा तो कहीं ना कहीं से दिखाना है। अब यहाँ पे हम डेटा कैसे दिखाएं, अपने पास से तो डेटा नहीं लिखना, हमने डेटा मंगवाना है। मंगवाना कहाँ से है? डेटाबेस से। कैसे मंगवाना है? अभी अभी आपको मैंने मंगवा के दिखाया है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब वो चीज़ें PHP के अंदर चूंकि लगी हुई होती हैं, हमें यहाँ पे PHP का कोड लिखना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP और स्लैश PHP क्वेश्चन मार्क PHP करके PHP का टैग क्लोज। एक बात हो गई। अब मैंने यहाँ पे लगानी है क्यूरी, क्यूरी को करना है फेच, और उसको फिर वाइल लूप के ज़रिए से प्रिंट कराते रहना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा अपनी वो क्यूरी लिखूँगा, वो मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे क्यूरी जो मैंने अभी कॉपी की थी। ठीक है, ये मेरी क्यूरी आ गई।
और अब बजाय इसके कि मैं सिंगल सिंगल डेटा प्रिंट करूं, मैं एक काम करूंगा, मैं इधर एको करता हूं। अब मैंने देखें इन 4 खानों के नीचे इसी तरतीब में हर यूजर की चारों चारों चीजें प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एको क्वेश्चन मार्क। अब मुझे मिसाल के तौर पे प्रिंट कराना है नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एको डॉलर रो और उसके अंदर नेम, सॉरी करंट रो और नेम। तो इस वक्त जिस यूजर का भी डेटा चल रहा है उसका नाम प्रिंट कर दो। और इसी तरह से बाकी चारों चीजें भी मैंने प्रिंट करानी है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब नेम के बाद आ जाएगा फोन, फिर आ जाएगा ईमेल और आखिर में स्टेटस। अब मैं सेव करके वापस जाता हूँ तो ये देखें मुझे ये इस तरह से डेटा शो कराएगा। मुझे तो ऐसे डेटा नहीं चाहिए, मुझे डेटा चाहिए बाकायदा टेबल की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं PHP को यूज़ करके ये लिखता रहा फिर तो मेरे पास ये ऐसे ही शो होगा, लेकिन अब मुझे ये PHP में नहीं लिखना, मैंने HTML को यूज़ करना है PHP के अंदर। तो उसका एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ पे इसको कट करें, डबल कोटेशन लगाएं, उसके अंदर फिर हम जो है वो TD इस्तेमाल करें, यानी कि खाने बनाए टेबल के अंदर /TD। अच्छा, ऊपर जो खाने बने थे वो TH के जरिए से बने थे क्योंकि वो हेडिंग थी। अब हम बॉडी के अंदर हैं तो खाने बनेंगे TD को इस्तेमाल करते हुए, टेबल डेटा। और उसके अंदर जो है वो फिर हम अब अपना PHP कोड इस्तेमाल करते हुए वो प्रिंट करवाएं जो नाम है। मिसाल के तौर पे अब हमने ये प्रिंट करवाना है करंट रो नेम, ठीक है। अब मैं ये सेव करता हूँ, चेक करता हूँ तो मुझे एरर दे देगा। उसकी एरर की वजह ये है कि वो बोलेगा कि आपने ये गलत लिखा है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको वैसे प्रिंट कराने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे डबल कोटेशन खत्म करें, फिर डॉट करके कैनकटनेट करें, फिर डॉट करें, फिर डबल कोटेशन लगाएं, तो अब ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं चाहते, हम प्रॉपर यूज करना चाहते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे कि ये सारा डिलीट करते हैं। इसको आसान तरीका है लिखने का। अब हमारे पास ये देखें, हमने जो काम करना है इन दो ब्रैकेटों के बीच में करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में अपना HTML का कोड लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी हम PHP के अंदर हैं। तो आसान तरीका है, PHP को बंद कर दें यहाँ पे और इस ब्रैकेट से पहले दोबारा शुरू कर दें, ठीक है, ताकि वो PHP का कोड भी बरकरार रहे और आपको भी जगह मिल जाए। अब हमें ये दरमियान में ये जो जगह मिल गई है, ये सारी हमारे पास अब HTML के लिए। इधर हम HTML का कोड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PHP का टैग बंद हो गया था और यहाँ से दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन हैं अभी भी हम वाइल लूप के अंदर ही। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो करूँगा टेबल रो बनाऊंगा, यानी कि एक रो नहीं बनाऊंगा। अब ये मैंने रो बना दी, उसके अंदर मैं टेबल डेटा के नाम से यानी कि खाना एक बनाऊंगा। अब पहले खाने के अंदर मैंने क्या चीज़ प्रिंट करानी है, पहले खाने के अंदर नाम प्रिंट कराना है। क्यों? क्योंकि पहली हेडिंग भी नाम की है। तो अब मैं यहाँ पे PHP का कोड दोबारा स्टार्ट करूंगा, PHP, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एको डबल कोटेशन, और बल्कि नहीं, एको डॉलर करंट रो, और क्या चीज़ मैंने प्रिंट करवानी है जी, नाम। तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। इसको मैं सेव करता हूँ और अब इसी तरह से 3 खाने और बनाने हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरे खाने में मैंने क्या प्रिंट करवाना है, फ़ोन। तीसरे खाने में मैंने ईमेल प्रिंट करानी है। चौथे खाने में मैंने स्टेटस प्रिंट कराना है। सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, एंड दैट्स इट। ये हमारा टेबल जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है और जो डेटा हमारा पड़ा था वो उसी तरतीब से हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो चुका है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि टेबल किस तरह से बनाया जाता है। अब आप लोगों को आई होप कि जितने भी टेबल आपके प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी पेज पे हो, अब आपको वो समझ आ जाएंगे कि टेबल किस तरह से बनाए गए हैं, ठीक है। ये टेबल का पूरा कोड है और यही तरीका इस्तेमाल हुआ है आप सबके प्रोजेक्ट्स के अंदर। दोबारा से बता दूं, जो PHP 5.6 वाले हैं क्या फ़र्क है, उसके उनके टेबल में एक तो आई नहीं होगा कहीं पे भी, और ये डॉलर कान भी नहीं होगा। सिंपल ये चीज़ होगी, ठीक है। और इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो दैट्स इट, ये हमारे पास है जनाब टेबल बनाने का तरीका। ये एक चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ है कि हम एक और काम करें। अब हमने ये करना है कि ये तो डेटा मंगवा रहे हैं डेटाबेस से और उसको दिखा रहे हैं, लेकिन अब अगर हमने डेटा भेजना है, डेटा सेव करवाना है, तो उसका क्या करेंगे। देखिए, अब हम ये करते हैं कि ये जो डिव खत्म हुआ है ना, कंटेंट वाला, ठीक है, सॉरी टेबल खत्म हुआ है, इसके नीचे हम एक और डिव लगाते हैं, डिव, इसको क्लास देते हैं। इसको क्लास हम देते हैं जनाब, इसको हम क्लास देते हैं मिसाल के तौर पे रो, यानी हम एक रो बनाने जा रहे हैं, और /div। इसके अंदर अब हम अपना काम करेंगे।
ठीक है, ये हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई चीज़ फिलहाल नज़र नहीं आई, हेलो लेके चेक करते हैं तो ये हमें हेलो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, यानी ये इसके नीचे बन गया डिव। ठीक है जी, ठीक बन गया। यहाँ पे हम अब एक फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, फॉर्म क्या चीज़ होती है, ये आपको मैं टेस्ट फेज में भी कुछ लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फॉर्म जो है ये एक किस्म का पैकेज है। ये एक आप ये समझ लें कि एक पार्सल है जिसको आपने भेजना है, लेकिन इस पार्सल के अंदर आप डेटा भेजते हो बजाय कोई चीज़ भेजने के। ठीक है, तो अब हमने डेटा भेजना है और डेटा भेज के हमने डेटाबेस में सेव करवाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म। लेकिन फॉर्म जो है उसको 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ डेटा खुद, यानी जो भी फॉर्म होगा उसके अंदर आपको डेटा लिखना पड़ेगा, तभी तो डेटा जाएगा आगे। तो डेटा पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपने फॉर्म को अथॉरिटी देनी है, फॉर्म को आपने पावर देनी है कि वो डेटा को भेज सके। उसके लिए ज़ाहिर बात है आप फॉर्म को बताओगे कि जो डेटा है इसको करना क्या है। ठीक है, आप उसे बात बताओगे ना, हुक्म दोगे, ऑर्डर दोगे कि ये डेटा है इसको ये कर दो, यानी इसको भेज दो, इसको सेव कर दो, इसको सेंड कर दो, कुछ कर दो। दो चीज़ें हो गई, डेटा हो गया, अथॉरिटी हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास है पता। आपने ये भी बताना है कि डेटा को किधर भेजो, किसी दूसरे पेज पे भेजो, किसी दूसरी फाइल में भेजो, किसी दूसरे फोल्डर में भेजो, या इसी पेज पे कहीं और जगह भेज दो। तो ये सारी चीज़ें हमने बतानी होती हैं। ठीक है जी, तो फॉर्म को हमने बतानी है 3 चीज़ें, डेटा, अथॉरिटी और एड्रेस या एक्शन। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये जब हम फॉर्म को बताएंगे तो उसके बाद हम फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव करवाने के लिए। अब हम शुरू करते हैं जी, ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। अच्छा, मैं अब ज़ाहिर बात है जब यूज़र से डेटा मांगना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे बॉक्स लगाने पड़ेंगे, और बॉक्स के लिए आपको मैंने बताया था कि इनपुट का टैग इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इनपुट है, इसकी टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट और स्लैश इनपुट करके बंद कर देते हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये कैसा नज़र आता है, तो ये मुझे इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ना, इसको मैं क्लास असाइन करता हूँ कि यार ये फॉर्म जो है इसको मार्जिन लेफ्ट -4 दे दो, तो ये थोड़ा सा ज़रा इधर आ जाए। एक बात। दूसरी बात ये करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो रो है ना, ये लंबाई में, अभी इसका अगर हम बॉर्डर लगा के चेक करें ना कि कितनी लंबी है, तो अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये पूरी फैली हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी रो ना हो, हम इसको कहते हैं W-50, यानी 50% विड्थ हो तुम्हारी, V से मतलब है चौड़ाई। तो ये हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसको अगर बॉर्डर लगाएं ना, बॉर्डर माइनस डेंजर, तो ये देखें अब ये आधी विड्थ है इसकी। लेकिन हम इसे ये भी साथ साथ चाह रहे हैं कि ये दरमियान में हो, ठीक है, सेंटर में आए। तो इसको हम कहेंगे अलाइन माइनस आइटम्स माइनस सेंटर। ये मैं लिखूंगा तो सॉरी, अलाइन आइटम्स नहीं, अलाइन सेंटर। सेव करूंगा, फिर भी सेंटर में अगर ये नहीं आ रही तो फिर इसको आप लिखेंगे टेक्स्ट माइनस सेंटर। ठीक है, लेकिन ये अभी भी नहीं आ रही। 1 सेकेंड। ओके सॉरी, इसको हमने यहाँ पे फॉर्म में बताना है टेक्स्ट माइनस सेंटर। 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये बेसिक्स पे काम नहीं करेगा। आई होप कि इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। D माइनस SM माइनस फ्लेक्स, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस सेंटर। हाँ, जब हमने कोई चीज़ें सेंटर में लानी हो तो उसके लिए फिर हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। D माइनस SM माइनस फ्लेक्स। D मतलब डिस्प्ले, फ्लेक्स का मतलब है फ्लूइड, यानी कि इजी, रिलैक्स। जस्टिफाई का मतलब है सेट कर दो, कंटेंट मतलब जितनी भी चीज़ें अंदर हैं इसके, सेंटर मतलब सेंटर में। तो वो इसलिए उसने सब कुछ सेंटर में ले आया। अब हम इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, MT-4 भी दे देते हैं, तो ये ऊपर से भी थोड़ा फासला आ जाएगा। लेकिन हम इसको सेंटर में नहीं रखना चाहते, हम इसको लेफ्ट भी रखेंगे ताकि ये बुरी ना लगे। तो ये सेव करते हैं और ये लेफ्ट पे ठीक है, और इसका बॉर्डर भी हम हटा देते हैं। ठीक है जी, तो ये फॉर्म हमारे पास बन गया। अब फॉर्म के अंदर ये एक ही हमारे पास बना हुआ है बॉक्स। तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक लेबल भी लगाते हैं ताकि पता चले ना कि इस बॉक्स में लिखना क्या है। तो लेबल एक वैसे हिंट होता है जो बॉक्स के ऊपर आपको नजर आएगा। मिसाल
मैं कहता हूँ कि जी इंटर योर नेम। ये देखें इस बॉक्स से पहले मुझे इंटर योर नेम लिखा हुआ नजर आ गया। अब इस तरह के 4 डब्बे मैंने और 3 डब्बे और बनाने हैं। क्यों? मुझे नाम भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए और स्टेटस भी चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इस तरह से बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं इस तरह से इसको नहीं देखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं बजाय इसके कि बेतरतीबा से इनको रखूं, मैं हर दोनों चीज़ों को यानी कि डब्बा और उसका जो नाम है उनको मैं एक ग्रुप में रख देता हूँ। अब ग्रुप में रखने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे डिव बनाऊंगा, स्लैश डिव बनाऊंगा, इस डिव को क्लास असाइन करूंगा। कौन सी क्लास? फॉर्म ग्रुप। के फॉर्म के अंदर ये एक ग्रुप है और इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे रख दूंगा कट करके इनके अंदर। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर रख दी और अब इस ग्रुप को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। अब ये देखें तो ये बड़ा तरतीब से आपको नजर आएगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब ये जो डब्बे बने हुए हैं इनकी भी हमारे पास कोई शक्ल अच्छी नहीं है, इसको भी हम क्लास दे देते हैं। कौन सी क्लास? हम फॉर्म को कहते हैं यार तुम खुद कंट्रोल करो इसको, जो भी डिज़ाइन देना है देते रहो। तो इसको हमने हर डब्बे को क्लास फॉर्म कंट्रोल दे दिए। उससे क्या होगा कि उनकी शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और उनकी थोड़ी ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी, वो अब नीचे आ जाएंगे बजाय सामने आने के। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। ठीक है जी। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास जितना भी डेटा है वो सिर्फ लिख सकते हैं हम। अब जैसे मैं लिखूं, नाम लिखूं customer3, ईमेल लिखूं customer3@email.com, फ़ोन नंबर 0300 1212 स्टेटस में लिखूं एक्टिव। अच्छा, ये लेबल मैंने चेंज करने हैं, ये लेबल सारे हम चेंज करते हैं। पहले नंबर पे एंटर योर नेम था, दूसरे पे एंटर योर क्या चीज़ थी, फ़ोन था, तीसरे पे एंटर योर ईमेल है, चौथे पे एंटर योर स्टेटस है। ठीक है जी। अब ये इस तरह से आ गया सही। एक और चीज़ भी चेंज करते हैं, ये जो फ़ोन वाला डब्बा है इसको हम नंबर कर देते हैं ताकि इसमें हम और कोई चीज़ ना लिख सकते हैं, और ईमेल वाले डब्बे को ईमेल कर देते हैं। स्टेटस को टेक्स्ट रहने देते हैं, नाम को भी टेक्स्ट रहने देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर हम डेटा फिलअप करते हैं, मिसाल के तौर पे customer3, फ़ोन नंबर, इंटर योर ईमेल, एंड इंटर योर स्टेटस। ठीक है, अब ये मैंने लिख तो लिया, लेकिन अब ये करूँगा कैसे, मैं इसको भेजूंगा कैसे? उसके लिए क्या है कि मुझे नीचे यहाँ पे एक और डिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस डिव के अंदर इसको भी मैं फॉर्म ग्रुप बनाऊंगा, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, और इस डिव के अंदर मैं एक बटन लगाऊंगा। ठीक है, इनपुट टैग के जरिए से लगाऊंगा, लेकिन टाइप उसकी अब मैं रखूंगा सबमिट। ये आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब बटन बनाना हो इनपुट के जरिए तो टाइप सबमिट रखते हैं। टाइप सबमिट रखूंगा, स्लैश इनपुट करूंगा, अब देखूंगा कि मेरे पास ये बटन बन गया। लेकिन अभी इस बटन को मैंने क्लास नहीं असाइन की, तो इसको मैं क्लास असाइन करता हूँ। इसकी थोड़ी शक्ल चेंज करते हैं, इसको हम btn माइनस सक्सेस, तो ये सबज रंग का बड़ा अच्छा सा बटन बन गया। एक बात हो गई। इसको भी मैं टेक्स्ट माइनस सेंटर कह देता हूँ ताकि ये बटन भी दरमियान में आ जाए। ये बटन भी दरमियान में आ गया। अच्छा, अब हमने ये बातें तो बता दी, डेटा तो हमने दे दिया सारा, लेकिन अभी हमने फॉर्म को ये नहीं बताया कि अथॉरिटी कौन सी है तुम्हारे पास और तुमने डेटा को भेजना किधर है। तो ये दोनों बातें मैं ऐसे बताऊंगा। पहली बात है अथॉरिटी, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि भाईजान मेथड है पोस्ट, कि तुमने डेटा को पोस्ट कर देना है, ये तुम्हारा ऑर्डर है। दूसरी चीज मैंने बतानी है पता, एड्रेस। तो अब मैं बताऊंगा एक्शन। एक्शन के अंदर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाईजान तुम्हें जो डेटा मिला है, ये वाला सारा डेटा, ये तुमने पोस्ट करना है, लेकिन किधर पोस्ट करना है। अब मैं ऐसे कोई भी जो भी मैंने सफ़ा बनाना है उसका मैं नाम बताऊंगा। तो मिसाल के तौर पे हम इसको नाम देते हैं senddata.php। ये एक फाइल का नाम है जो भी हमने बनाई नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। तो हम उसे कह रहे हैं फॉर्म को कि ये डेटा भेज दो पोस्ट करके इस फाइल पे। तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमने ये फाइल बनानी है सेंड डेटा, तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, नाम रखेंगे सेंड डेटा, बिल्कुल वही स्पेलिंग के साथ, और ये हमारी फाइल बन गई PHP की। यहाँ पे हम वो सारा PHP का कोड लिखेंगे, PHP, और उसके बाद हम यहाँ पे
सबसे पहले तो कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए वही बात है कि हम ये कॉपी कर लेते हैं बजाय दोबारा लिखने के। ठीक है, ये चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर ली। और बल्कि कॉपी नहीं करते, हम एक और काम करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम एक और नई फाइल बना के उसमें रखते हैं db.php में। ठीक है, बल्कि पहले php लगाना पड़ेगा। ये हमने इधर रख दी और इसको हमने सेव कर दिया। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये db.php में पड़ा हुआ है, और जब मुझे कनेक्शन बनाना होगा तो बजाय इसके कि मैं वो ये वाली पूरी लाइन लिखूं, मैं सिंपली लिखूंगा इंक्लूड और सिंगल कोटेशन के अंदर db.php, सिंपल। हाँ, अगर db वाली फाइल मेरी किसी फोल्डर में होती तो फिर मैं यहाँ पे पूरा पता लिखता। ठीक है, लेकिन अभी ये साथ ही पड़ी हुई है तो मैंने सिंपल db.php लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये इंक्लूड करने से ये db.php फाइल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो इधर शामिल हो जाएगा। तो एक ही बात है, मैं या वो लिख दूं या ये चीज़ लिख दूं, लेकिन ये ज़रा करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक ही दफ़ा कोड लिखना पड़ता है और बार बार उसको हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड जो है उसको इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, एक ये काम हमने कर दिया। अब हमने जो डेटा मंगवाया है बजरिया फॉर्म, ठीक है, फॉर्म से डेटा इस सफ़े पे आना है, तो वो जो डेटा आ रहा है इस सफ़े पे वो आ रहा है बाय पोस्ट। उस डेटा को हमने करना है अलग। तो अलग करने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल होता है, देखें अभी हमने PHP के अंदर पढ़ा है कि वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। तो बड़ा आसान है, हम 4 वेरिएबल बना लेते हैं, $name, $phone, $email एंड $status। अब इनमें वैल्यूज मैं कहां से लाऊं, तो वैल्यूज मैं लाऊंगा जनाब इक्वल टू, इसको मैं बोलूंगा कि $_post, यानी कि बाय पोस्ट। ये अंडरस्कोर का मतलब है बाय। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार बाय पोस्ट जो भी चीज तुम्हें मिले ना, जो भी चीज उसमें से, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोटेशन, और इस कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा कि कौन सी चीज इसमें डालो। तो मैं लिखूंगा कि यार नाम वाली चीज इसमें डाल दो। इसी तरह से फोन जो है उसमें मैं बोलूंगा कि $बाय पोस्ट आने वाली चीजों में से जो फोन वाली चीज है वो इसमें डाल दो, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह से ईमेल वाले में मैं लिखूंगा कि ईमेल, और इसी तरह से स्टेटस वाले में मैं लिखूंगा कि स्टेटस वाली चीज इसमें डाल दो। अब मसला ये है कि जो हमने फॉर्म बनाया है उसमें तो हमने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये जो डब्बे हैं इनके अंदर हमने क्या लिखना है। ऊपर हमने लेबल तो लगा दिया, लेकिन लेबल के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेबल तो नहीं जाएगा आगे, डेटा तो वो जाएगा जो हम इस डब्बे में लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन डब्बों को नाम दे देते हैं। जैसे पहला डब्बा है ना, इसके अंदर हमने नाम लिखना था, तो हम इसको नाम भी दे देते हैं नेम का। दूसरा डब्बा है, इसको नाम देते हैं फोन का। तीसरा डब्बा है, इसको हम नाम देते हैं ईमेल का, यानी इस डब्बे का नाम ईमेल है। और चौथा डब्बा है, इसका नाम देते हैं स्टेटस का। ठीक है, ये हमने 4 नाम दे दिए। अब हमारे पास ये सही हो गया काम, क्योंकि अब जब ये डेटा बाय पोस्ट जाएगा तो हर डब्बे का डेटा उसके नाम के साथ जाएगा कि ये जो डब्बा था इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो नेम वाला डेटा है, ये जो डब्बा था इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो फोन वाला डेटा है, इस डब्बे के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो ईमेल वाला डेटा है। तो ये सारा डेटा जब इधर आएगा तो वो बाय नेम अलग अलग होके बाय पोस्ट इन वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब हमने सिंपल लगानी है क्यूरी। क्यूरी बड़ी आसान है, mysqli_query, और यहाँ पे हम लगाएंगे $con। याद रखें PHP 5.6 वाले $con नहीं लिखेंगे, और MySQL के बाद आई भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये कॉमा लगाया, डबल कोटेशन लगाई। PHP 5.6 वाले ये कॉमा भी नहीं लिखेंगे, सिंपल सीधी ये क्यूरी लगाएंगे। लेकिन हमने चूंकि 7.4 में फिलहाल किया हुआ है शुरू, तो इसलिए हम ये लगा रहे हैं इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब बिल्कुल वही सिंपल वैसे ही ये क्यूरी जो हमने पहले लिखी थी डायरेक्ट डेटाबेस में। आगे कॉलम्स के नाम क्या क्या हैं, नेम है, फोन है, ईमेल है, स्टेटस है, और वैल्यूज। अब वैल्यूज हम आपको याद होगा हमने देनी थी सिंगल कोटेशन में, तो यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन में। ठीक है, अब पहली चीज जो है ना नेम वाला कॉलम, उसमें हमने किसकी वैल्यू स्टोर करानी है, जो $नेम में पड़ी है, तो यहाँ पे हम $नेम लिख देंगे। इसी तरह से फोन में हमने कौन सी चीज स्टोर करानी है, जो $फोन के अंदर पड़ी हुई है। ईमेल के अंदर हमने कौन सी चीज स्टोर करवानी है, जो $ईमेल के अंदर पड़ी हुई है। स्टेटस के अंदर कौन सी चीज स्टोर करवानी है, जो $स्टेटस में पड़ी है। अब याद रहे ये जो 4 चीजें लिखी हुई हैं, नेम, फोन, ईमेल, स्टेटस, ये डेटाबेस के कॉलम्स के नाम है।
जो ये डेटाबेस हमने बनाया है उसके अंदर ये जो कॉलम्स हैं ये इनके नाम है, जबकि ये जो डॉलर साइन के साथ हम चीज़ें लिख रहे हैं ये वो वेरिएबल हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ उस फॉर्म से आई हैं जो फॉर्म अभी अभी हमने यहाँ पे बनाया है। इन डब्बों से जो वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे आपको इन वेरिएबल्स के अंदर नजर आएंगी, ठीक है। तो हमने वो वेरिएबल से वैल्यूज़ उठा के इन बॉक्सेस इन कॉलम्स के अंदर पुट कर दी। अब ये क्यूरी हमारी चल पड़ी, आखिर में हमने सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। और ये क्यूरी हम चल पड़ी, अगर ये क्यूरी सही चल पड़ी तो हम लिखेंगे एको, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली डेटा सेव्ड, कि डेटा आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम चला के चेक करते हैं। ये हम वापस गए, पेज को रिफ्रेश किया, लिखा जी कस्टमर 3, फ़ोन नंबर लिखेंगे 0333123121, इंटर ईमेल customer3@yahoo.com और सॉरी स्टेटस लिखेंगे एक्टिव। इसको हम सेव करते हैं, सबमिट करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली डेटा सेव्ड लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा काम सही हो गया। अगर हम अब वापस जाते हैं, बैक जाते हैं, तो ये देखें अब 3 कस्टमर शो हो रहे हैं, जो अभी अभी हमने सेव किया वो भी शो हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब एक और काम, अब अगर हम यहाँ पे ईमेल नहीं लिखते, है ईमेल का डब्बा लेकिन ईमेल नहीं लिखते और सेव करते हैं, तो देखिए वो मुझे बोलेगा कि प्लीज़ इंक्लूड, ये मुझे एरर देगा कि जी आपने ईमेल नहीं लिखी। तो ये फ़ायदा हुआ है कि जब हम किसी भी डब्बे को अगर उसकी टाइप हम ईमेल कर देते हैं, तो जब तक हम फिर प्रॉपर ईमेल नहीं देंगे वो हमें आगे नहीं जाने देगा। तो ये फ़ायदा है। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा हम ये चाहते हैं कि जब डेटा सेव हो जाए ना तो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ ना है कि सक्सेसफुली डेटा सेव, बल्कि हम वापस पुराने पेज पे चले जाएं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कमांड लगाते हैं, हेडर। हेडर का मतलब होता है चले जाओ, हेड कर दो, सिर कर दो उस तरफ। क्या हेडर में हम बोलेंगे लोकेशन, लोकेशन के बाद सिंगल ये कॉलन और पिछले पेज का नाम, इस पेज का नाम क्या था जी, index.php, और आगे आखिर में सेमीकोलन, सेव। अब हम डेटा को दोबारा प्रिंट ये सेव कराते हैं। अब हम कस्टमर 4 लिखते हैं, customer4@gmail.com एक्टिव, सबमिट करते हैं। ये देखिए अब हम इस पेज पे फ़ौरन वापस भी आ जाते हैं और डेटा भी हमें शो हो रहा है। तो ये जनाब अली वो काम था जिसके ज़रिए से हम डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो ये 2 बातें हो गई, ठीक है। आपके भी प्रोजेक्ट के अंदर यही चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा अब आ गई एक और बात कि हमने ये जो एडिट वाला खाता रखा हुआ है वो किस तरह से चलता है, ठीक है। अगर किसी के प्रोजेक्ट के अंदर एडिट वाला सिस्टम है तो वो कैसे चलेगा, वो कैसे काम करेगा। तो देखिए हम ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है ना, ये वाला, हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, हम इसके आखिर में एक और हेडिंग बनाते हैं और इस हेडिंग के अंदर हम लिखते हैं एक्शन, ठीक है। और अब चूंकि वहाँ पे हमने एक खाना इजाफी बनाया है तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, बॉडी के अंदर भी। यहाँ पे हम लिखेंगे td/td और यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं एडिट, और ये हम रिफ्रेश करें तो ये देखें हर कस्टमर के आगे मुझे एडिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस सिंपल एडिट को तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, इस पर क्लिक तो नहीं कर सकता, तो मुझे ये बजाय एडिट लिखने के बटन बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 तरह का बटन बना सकता हूँ, एक वो इनपुट वाला और एक वो ए वाला। लेकिन अब हम यहाँ पे ए वाला बटन बनाएंगे, वजह क्योंकि अब हमने कस्टमर को किसी और पेज पे भेजना है, ठीक है। फॉर्म तो यहाँ पे है नहीं जो इनपुट वाला बटन बनाए, तो ए href इक्वल टू फिलहाल खाली छोड़ देते हैं और /a करके बंद करते हैं टैग और बीच में लिखते हैं एडिट। इसको अब हम जब सेव करेंगे, अब ये देखें ये बटन बन चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर किसी पेज का नाम लिखा हुआ होता तो हम उधर चले जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम एक नया पेज बनाते हैं जी, ये न्यू फाइल बनाते हैं, इधर लिखते हैं जी customer.php और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी वेलकम टू कस्टमर पेज, ठीक है। और इंडेक्स में ये जो हमने एडिट का बटन लिखा हुआ है इसके आगे हम इसमें उस पेज का नाम दे देते हैं जो अभी अभी हमने बनाया है, customer.php। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं कस्टमर वाले पेज पे आ जाता हूँ। ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा एक और काम भी करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगले पेज पे जब मैं जाऊँ ना, तो जिस कस्टमर के नाम के आगे मैंने एडिट का बटन क्लिक किया है ना, उस कस्टमर का फ़ोन या ईमेल या स्टेटस या नाम या आईडी, इनमें से कोई एक चीज़ आगे उस सफ़े पे जाए,
यानी कि उस सफ़े पे जाने के साथ साथ कस्टमर का कोई एडिशनल डेटा भी जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा आसान तरीका है, अगर हमने जिस सफ़े पे हम जा रहे हो ना, उस सफ़े में हमने साथ कोई चीज़ लेके जानी हो, तो हम क्या करते हैं, जो सफ़े का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या चीज़ भेजना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम आईडी भेजना चाह रहे हैं। किसकी आईडी भेजना चाह रहे हैं? उस कस्टमर की आईडी भेजना चाह रहे हैं जिस कस्टमर के नाम के आगे ये बटन लगा हुआ है एडिट का। तो हम चाहते हैं कि आईडी जाए। अब आईडी तो जाएगी, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू किसके है, मतलब क्या भेजें आईडी के तौर पे। अब मैं अगर आईडी के तौर पे 1 लिख के भेजता हूँ मिसाल के तौर पे, तो अब जब मैं रिफ्रेश करके और एडिट पे क्लिक करूंगा, ये देखें, ये अगले पेज पे जाता हूँ तो आईडी के तौर पे 1 भी साथ जाता है। लेकिन अब मसला है, जिस कस्टमर का भी मैं एडिट बटन क्लिक करता हूँ साथ 1 ही जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि कस्टमर 1 पे क्लिक करने से इसकी आईडी जानी चाहिए, 4 पे क्लिक करने से कस्टमर 4 की आईडी जानी चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं ये आईडी अपने पास से लिखूं, मैं यहाँ पे PHP का कोड लगाता हूँ, क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ क्या चीज़, आईडी। किसकी आईडी? वो जो असली आईडी है, जो कि इस वक्त जो जिस चीज़ का भी डेटा प्रिंट हो रहा है उसकी जो आईडी है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि रिफ्रेश करके, अब मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो चलो आईडी 1 है, ये तो चलो कस्टमर 1 था। बैक करता हूँ, 4 पे क्लिक करता हूँ, 4 कस्टमर वाला जो है ना कस्टमर, उसके आगे जो एडिट बटन है, अब देखें इसकी आईडी 0 साथ जा रही है। क्यों 0 जा रही है? क्योंकि इसकी आईडी है ही 0, ये इसकी आईडी है ही 0। अब अगर कस्टमर 3 और कस्टमर 4 इन तीन दोनों की आईडी 0 है, तो इन दोनों में से मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो उसकी आईडी 0 ही जानी है, ज़ाहिर बात है। हाँ, अगर मैं कस्टमर 2 पे क्लिक करता हूँ तो 2 आईडी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी आईडी जो डेटाबेस में है वो 2 है। तो ये मैं 2 पे क्लिक किया, ये देखें ये 7 अब जो है वो 2 गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम 7 चीज़ें भी भेज सकते हैं। तो ये मैंने चीज़ 7 भेजी, ठीक है जी, मैंने आईडी इक्वल टू, और उसके बाद मैंने PHP का कोड लगा के जो भी चीज़ भेजनी थी वो मैंने सिंपल एको करा दी, प्रिंट करा दी। अब मैंने आईडी भेजनी थी तो मैंने आईडी प्रिंट करा दी। मैं अगर नेम लिखता यहाँ पे, तो अब मैं क्लिक करता तो ये देखें उसका नाम जा रहा है साथ। ठीक है, तो ये सिंपल है। अच्छा, अब बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगले पेज पे जब ये जाए तो वहाँ पे जो भी आईडी जा रही है ना साथ, उस कस्टमर का डेटा हमें शो। अब उस कस्टमर का डेटा हमें कैसे शो हो, उसके लिए हमें PHP का कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम उस पेज पे जाते हैं customer.php। सबसे पहले तो ऐसे करते हैं कि इधर वो सारा HTML हमें लिखना पड़ेगा, तो बजाय लिखने के हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये इतना सारा डेटा हम कॉपी कर लेते हैं और इसी तरह से /HTML करके इसको बंद करते हैं और यहाँ पे बॉडी टैग लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये मैंने करना है कि जो डेटा मुझे हासिल हो रहा है ना, जो ऊपर वैल्यू मुझे आ रही है पेज के साथ, उसके हिसाब से मैंने डेटा मंगवाना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो PHP का अपना कोड लगाऊंगा, ये चीज़ें जो मैंने, ठीक है, एग्जैक्टली ये चीज़ें क्यूरी लगानी है, मैं यहाँ पे भी PHP की क्यूरी लगाता हूँ। लेकिन अब मुझे डेटाबेस का इंक्लूड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको इंक्लूड db.php, आखिर में सेमीकोलन और नीचे ये क्यूरी वही सिंपल है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर, अब हम शर्त भी लगा रहे हैं। क्या शर्त लगाएंगे? वेयर आईडी बराबर है किसके? जो ऊपर हमें मिल रही है आईडी। अब ये जो ऊपर हमें मिल रही है आईडी, मिसाल के तौर पे ये जो आईडी हमें ऊपर मिल रही है, इसको हम कैसे, मतलब वहां से कैसे उठाएं? उसके लिए तरीकाकार एक इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं $_get आगे सिंपल ब्रैकेट्स, और हमने बताना है कि यार उस जो ऊपर सफ़े का नाम है उसमें से कौन सी चीज़ उठाओ। तो उसमें जो चीज़ आ रही है उसका नाम भी आईडी है ना, तो हम उसे कहते हैं आईडी उठाओ। सेव कर लिया, और आगे हम ये वाइल लगा हुआ है, वाइल के बाद हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, और सिंपल हम क्या करते हैं, एको करते हैं। क्या एको कराएंगे हम? $current रो के ज़रिए से जो भी कस्टमर है उसका नाम यहाँ पे एको करा के देखते हैं। तो ये वापस गया, रिफ्रेश किया, ये एडिट पे क्लिक किया, ये देखें कस्टमर 2 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईडी 2 थी। अगर हम 1 पे जाते हैं तो कस्टमर 1 प्रिंट होगा, 2 पे जाते हैं कस्टमर 2 प्रिंट होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हम यूज़ कर सकते हैं कि पैरामीटर के हिसाब से डेटा को प्रिंट करवाएं।
तो ये जो चीज़ें हम साथ भेजते हैं ना, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हम डिलीट वाला भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने डेटा डिलीट करना है, तो ये कस्टमर वाले पेज पे बजाय चीज़ें प्रिंट कराने के मैं सिंपली ये लिख दूं अगर कि डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जो भी आईडी मिले उसको डिलीट कर दो। तो अब अगर मैं जाता हूँ वापस रिफ्रेश करता हूँ, और अब अगर मैं कस्टमर 4 को एडिट करता हूँ ना, लेकिन कोड पीछे डिलीट का लगा हुआ है, तो 4 और 3 दोनों डिलीट होंगे क्योंकि दोनों की आईडियाँ 0 हैं। ये एडिट किया, वापस आए तो ये देखें डेटा गायब है, सिर्फ इन 2 का रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों काम कर सकते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सो ये आज की क्लास थी, तकरीबन अब 1.5 घंटे की क्लास होगी ये। आई होप कि ईच लेवल जो है लेक्चर का वो आपको सही से एक्सप्लेन हो गया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट का जो कोड है वो अपने पास डाउनलोड करने के बाद उसको साथ रखना है। इसी तरह से आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर उसका सारा फोल्डर ओपन कर लेना है, और ये वीडियो साथ आपने चलानी है। फिर आपने अपने कोड को देखना है, जहां से ना समझ आए वहां से फिर आपने इस वीडियो के अंदर ढूंढना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही है, वो इस वीडियो के अंदर मैंने समझाई हुई है। ठीक है, देखिए यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बटन्स, टेबल्स, बस ये कुछ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने इस वीडियो को देख के और अपने कोड को समझना है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये चीज़ ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें, स्लोली स्टडीली देखें, तरतीब से देखें, गौर से देखें, और इन केस अगर फिर भी नहीं समझ आती फिर आप बेशक मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड मजीद कर दूंगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला ये अभी रिकॉर्डिंग टाइम इसका 5:30 हो रहे हैं, इंशाल्लाह मैं अभी अपलोड करता हूँ, तो होपफुली आपको मिल जाएगी जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।